आज फेसबुक लाइव करने का रीज़न ये है कि लास्ट ईयर हमने पहला फेसबुक लाइव किया था जिस समय कोरोना की कोई गाइडलाइंस नहीं थी, कोई ट्रीटमेंट समझ में नहीं आ रहा था किसी को। सभी लोग इस असमंजस में थे कि पता नहीं कुछ हो सकता है कि नहीं, ट्रीटमेंट कहाँ से शुरू करें, क्या आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल्स हों, मेडिसिन्स आयुर्वेदिक दी जा सकती हैं कि नहीं दी जा सकती हैं। बहुत सारा कन्फ्यूज़न था उस समय। पहला लाइव करके गाइडलाइंस जारी मैंने की थी, जो सिर्फ प्रिवेंटिव के लिए नहीं थी, क्योंकि मेरा काम जैसा आप लोग जानते हैं इमरजेंसी के लिए होता है। तो उसी एरा में आज फिर से उस समय जो हमने किया था कि इमरजेंसी केसेस को कैसे डील किया जाए, या उस समय हमने जो 4 लेवल्स बताए थे उसी के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट बताया था। और वो पूरे भारत में उत्तर से लेके साउथ तक, दक्षिण तक, महाराष्ट्र में सभी जगह पे सभी चिकित्सकों ने उसका बहुत उपयोग किया, बहुत सारे अच्छे फीडबैक दिए और बहुत सारे चिकित्सकों ने उस गाइडलाइन को प्रयोग करके अपने पेशेंट्स को ठीक किया, चाहे वो आईसीयू में हो, चाहे वो वेंटिलेटर पर हो, चाहे वो ऑक्सीजन पर हो, या फाइब्रोसिस के केसेस हो। बहुत अच्छा उसका प्रतिसाद मिला, रिज़ल्ट मिला और आप सभी लोगों ने उसका उपयोग किया। यही मेरा उद्देश्य था कि अधिकतर चिकित्सक इसका उपयोग करें। इसी की कड़ी में आज हम दूसरा लाइव कर रहे हैं, क्योंकि 1 साल पहले हमने किया था लगभग। तो इस बार आप लोग देख ही रहे हैं कि इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैल रहा है। सेकेंड वेव बोलें जिसको हम, यदि तो, या थर्ड वेव बोलें, तो उसमें इन्फेक्शन की गति बहुत तेज़ है फैलने की। इन्फेक्शन तेज़ी से फैल रहा है, लोग इन्फेक्टेड भी हो रहे हैं और कॉम्प्लिकेशन भी देखने को ज़्यादा मिल रहे हैं। मुद्दे की बात यह है कि मुझे लगेगा थोड़ी देर बाद, अभी ले लो। बात यह है कि अब आज की स्थिति में कोरोना की स्थिति क्या है और हम इसको किस रूप में देखें, और इसके लिए हमें कुछ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चेंज करने की आवश्यकता है क्या, क्योंकि बहुत सारे म्यूटेशंस हुए हैं और स्ट्रेंस में बदलाव आए हैं। कुछ तो खुद पूर्ण रूप से बदल गए हैं, तो वो भी एक डाउट है कि क्या किया जाए इसके लिए। तो आयुर्वेद इसमें किस तरीके से सोचता है। बाकी आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे आप लोग छोड़ते जाइए, हम बाद में क्वेश्चंस भी लेंगे और कोशिश करेंगे हर क्वेश्चंस का प्रॉपर आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो जो मैंने बताया कि अभी जो एक पैनिकनेस फिर से 2020 में थी, वो फिर से 2021 में आई है। 2020 जब गया तो सब लोगों को लगा कि अब तो भाई चलो बच गए, जिनको हुआ हुआ, जिनको नहीं हुआ वो बच गए हैं, अब सब ठीक होने वाला है। तो लेकिन फिर से 2021 में ये सेकेंड वेव आने की पूरी उम्मीद थी और वो आई है। हम लोगों को भी पता था कि ये आने ही वाली है। तो इसके लिए अब क्या, सबसे पहले तो लोग पैनिक बहुत है। मैंने देखा कि लोग मुझे कॉल कर रहे हैं और लाइव आने का ये भी उद्देश्य है कि लोग पैनिक ना हो। ये कैसे मैं उनको समझाऊं, क्योंकि हर आदमी को समझाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इतने कॉल्स, इतने लोगों को मैनेज करना ईजी नहीं होता है। और इम्पोर्टेंट बात कि मैं देख रहा हूँ कि चिकित्सक जो हैं वो लोग भी बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा इरिटेशन में आ रहे हैं। उनको पता नहीं कन्फ्यूज़न हो जाता है और बहुत ज़्यादा विषाद करने लगते हैं। आयुर्वेद ने और ये किसी भी रोग के लिए बताया जाता है कि विषादो रोग विवर्धना नाम। तो मैं सबसे पहले सब लोगों से बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम डॉक्टर्स हैं या जो लोग डॉक्टर्स यहाँ देख रहे हैं तो उनको कोरोना नहीं होगा या सिर्फ पेशेंट को हो रहा है उन्हीं को समझाना है। क्योंकि डॉक्टर्स को ज़्यादा जानकारी होती है तो और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या व्हाट टू डू नॉट, क्या सही है, क्या गलत है, समझ से बाहर हो जाता है। तो उस कड़ी में सबसे पहले तो ये समझना है कि कोविड हुआ है, उसके जो लक्षण आ रहे हैं, यदि आपने टेस्ट कराया पॉजिटिव है तो पैनिक होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है और डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अभी मैं देख रहा हूँ मीडिया में और लोग भी जो है बता रहे हैं कि लोग डर नहीं रहे हैं इसलिए ज़्यादा फैल रहा है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बात गलत है। डरने का मतलब ये नहीं है कि बीमारी हो रही है या हो जाएगी तो आप डरना शुरू कर देंगे तो ठीक हो जाएंगे या आप बच जाएंगे उससे। नहीं, अब बचने की स्थिति से, हम बचने वाली स्थिति में है ही नहीं है। हम बचने की स्थिति में पहले थे, 2 महीने पहले या 1 महीने पहले प्रयास किए जा सकते थे प्रिवेंशन के लिए, लेकिन अब तो ये है कि हो गया है। अभी आप देखिए कि लास्ट ईयर जो केसेस जुलाई अगस्त में आए थे इतने, वो अभी 90,000 क्रॉस कर गए हैं। तो बात समझने की ये है
कि डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यदि आपको कोई लक्षण ऐसे दिख रहे हैं कि सर्दी है, जुकाम है, गले में खराश है, बुखार आना, ऐसे कोई भी लक्षण दिख रहे हैं तो पैनिक मत होइए। सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। आइसोलेट करने के बाद में यदि आपको टेस्ट का सेंस जा रहा है या स्मेल सेंस जा रहा है तो लगभग कंफर्मेशन हो ही जाता है कि आपको कोविड के लक्षण हैं या कोविड हो गया है। फिर भी आप उसको टेस्ट कर सकते हैं, एंटीजन से कर सकते हैं, RT-PCR से करा सकते हैं, और नहीं भी कराते हैं तो भी आप अपने आप को आइसोलेट करके, जैसे पहले प्रोटोकॉल हुआ था, पहले भी यही हुआ था, गलती यही करी थी कि सब लोग टेस्ट के लिए दौड़ पड़े थे और टेस्ट में नहीं आ रहा है तो बोले समझ में नहीं आ रहा था कि इसका क्या करें अब, माने कि नहीं माने, क्योंकि फॉल्स नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा उसमें भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि टेस्ट कराना ही है तभी कुछ होगा। हाँ, यदि आप अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं और इजी हो जाते हैं, सबसे पहले तो इजी होना है। और जितने भी गहरी सांस लेने वाले प्राणायाम होते हैं विदाउट थकाने वाले, जिन एक्सरसाइज में थकान नहीं होती है, वो प्राणायाम गहरी सांस वाले अनुलोम विलोम है, इनको किया जा सकता है। पूरक कुंभक रेचक है, इनको किया जा सकता है और ये करना ही चाहिए। अभी पहले से भी कर सकते हैं हम, और जब यदि किसी को इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें भी करें। लेकिन अब बात ये समझने की है कि यदि किसी को हो गया है तो वो पैनिक ना हो और उसके पास सारी व्यवस्था हो। इसलिए हमने इसमें लिखा कि इमरजेंसी किट। मुझे लगता है लोग जुड़ चुके हैं और जुड़ते रहेंगे, तो मैं टॉपिक डायरेक्ट शुरू करता हूँ। जो मूल मुद्दा है कि इमरजेंसी किट घर में क्या होनी चाहिए और कौन कौन सी मेडिसिन हमें घर में उपलब्ध हों जिसके कारण हम इजीली इसको मैनेज कर सकें। तो सबसे पहले कुछ मेडिसिन्स हैं, मेडिसिन्स के नाम मैं बाद में बताऊंगा, जो आपको घर में लाकर रखनी है। आप उसके पहले डाइट इम्पोर्टेंट है। यदि जैसे ही आपको इन्फेक्शन होता है या ऐसा लग रहा है कि इन्फेक्शन हो चुका है या आपको कन्फर्मेशन नहीं है लेकिन लक्षण ऐसे लग रहे हैं कि कोविड जैसे हैं, कोरोना जैसे हैं, तो हमें सबसे पहले आइसोलेट हो जाना है, आइसोलेट कर लेना है या पेशेंट को बोलना है भाई आइसोलेट हो जाइए। और दूसरा, डाइट पर ध्यान देना है। अब यहाँ डाइट जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हमने इसमें 3 डेज़ कोविड डाइट प्लान किया। लास्ट ईयर भी हमने सारे पेशेंट्स को दिया था जो इमरजेंसीज में थे, आईसीयूज़ में थे, ऑक्सीजन पर थे, उनमें भी हमने रिक्वेस्ट करके 3 डेज़ कोविड डाइट शुरू करवाई थी और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए। क्योंकि यदि आप जब तक डाइट पर फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ मेडिसिन पर करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका बहुत अच्छा उदाहरण देके आपको बताता हूँ कि इन्फेक्शन तो बहुत लोगों को हो रहा है लेकिन 80 to 90% रिकवरी रेट है कि हर किसी को तो निमोनिया नहीं हो रहा है, हर किसी को तो कोई क्रिटिकल कंडीशंस नहीं हो रही हैं। मुश्किल से 2 से 3% लोगों में ऐसा देखने को मिल रहा है। उसके आगे जाएँ तो और ज़्यादा क्रिटिकल जो है वो 1 से कम 1% लोगों में है। लास्ट ईयर भी हमने देखा था, इस बार भी हम यही देख रहे हैं। हाँ, इस बार संक्रमण का रेट कुछ ज़्यादा हुआ ज़रूर है अभी तक। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि भाई सबको हो रहा है संक्रमण लेकिन कुछ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और किसी को बिल्कुल नहीं हो रही है? तो आप बोलेंगे सर इम्यूनिटी की बात है, इम्यूनिटी के कारण हो रहा है। नहीं, इम्यूनिटी तो है ही, ठीक है, लेकिन इम्यूनिटी कोई एक चीज़ नहीं है कि भाई अपने आप बन जाती है। इम्यूनिटी का मतलब ये है कि आपके शरीर में आम कितना कम है, आपके शरीर में कफ और पित्त कितने ज़्यादा कम हैं। यदि ये जितने ज़्यादा बड़े हुए होंगे उतना ज़्यादा इन्फेक्शन आपके शरीर में स्प्रेड होगा। जब वायरस आपके शरीर में आएगा और वो वहाँ पर उसको आम मिलेगा या इन्फ्लामेशन मिलेगा, पित्त मिलेगा। इसीलिए CRP, अभी CRP का हम इसमें बात करेंगे कि क्या रोल है। तो आम कफ बढ़ा हुआ है, विकृत कफ है और पित्त बढ़ा हुआ है। यदि कफ और पित्त दोनों या कोई एक इनमें से आपके शरीर में बढ़ा हुआ है तो आपके शरीर में जो वायरस आएगा उसका रेप्लिकेशन होता रहेगा और तेज़ी से होगा, वो रुकने वाला नहीं है। इसीलिए जिसको हम कोमॉर्बिडिटी भी बोल देते हैं, जिन लोगों को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, अनकंट्रोल्ड है या क्रॉनिक है और हम मेडिसिन से कंट्रोल करके रखे हुए हैं, उन सभी के शरीर में सेल लेवल, ईच सेल लेवल पर इन्फ्लामेशन होता है। इसी को चेक करने के लिए CRP नाम की जाँच की जाती है। CRP कोई डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया नहीं है कि भाई किसी को कोविड है कि नहीं है हम CRP करके पता कर लें। CRP इन्फ्लामेटरी मार्कर है और इसको करना, यदि आपने कोविड नहीं कराया है या नहीं कराना चाहते हैं तो आप CRP करा लीजिए। CRP से पता चलेगा कि इन्फेक्शन कितना है, मतलब इन्फ्लामेशन कितना है।
क्योंकि इन्फेक्शन के ज़्यादा रहेगा तो इन्फ्लामेशन शरीर में बढ़ जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, इसके बाद में फिर अगेन हमें CRP कराना होता है कि हमने जो ट्रीटमेंट दिया उसके बाद में CRP कहीं आगे तो नहीं बढ़ रहा है या उससे कम हो रहा है। यदि कम होते जा रहा है देन व्हाट टू डू, डू नॉट वरी, उससे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन यदि आप उसके बाद भी यदि CRP बढ़ रहा है तो हमें मेडिसिन से बदलने की आवश्यकता है, लेकिन डरने की ज़रूरत वहाँ पर भी नहीं है। हमने बहुत सारा ऐसे पेशेंट भी देखे जिनको ठीक करने के बाद भी CRP लेवल ज़्यादा रहा, लेकिन वो खतरे से बाहर आ गए और कुछ समय बाद CRP लेवल धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाता है। तो ये कुछ मार्कर्स होते हैं जिनको हम कलेक्टिवली जब देखते हैं कि भाई आपके सिम्टम्स क्या हैं, मार्कर्स वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, ये सारा देखने के बाद में हम प्लान करते हैं कि भाई इसको क्या मेडिसिन देनी है और क्या नहीं देनी। लेकिन डाइट इसीलिए इंपॉर्टेंट है, यदि आम नहीं है तो ये जो रोग है इसको हम श्वसनक सन्निपात की तरह इसको देखना चाहिए। और श्वसनक सन्निपात ही है ये, यहाँ पर श्वसन में श्लेष्म में प्रदान सन्निपात। मतलब क्या हुआ इसका कि कफ जब आपके शरीर में बढ़ जाता है तब ये रोग ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। उस समय आपके लंग्स में, आपके एल्वियोलाइज में म्यूकस जमा होने लगता है और इतना जमा हो जाता है कि ऑक्सीजन जितनी जानी चाहिए वो नहीं जा पाती है, इसलिए सैचुरेशन डाउन होने लगता है। SpO2 लेवल आपको कम दिखाई देने लगेगा। तो इसके लिए जब हमें पता है कि भाई ये चीज़ हो रही है तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो इसके लिए आचार्यों ने सिद्धांत दिया हुआ है कफ स्थानाना पूर्वी। मतलब क्या, कफ स्थानान पूर्वी मतलब कफ की चिकित्सा सबसे पहले करनी है सन्निपात रोगों में, क्योंकि फीवर आएगा कफ के कारण आएगा, इन्फेक्शन स्प्रेड होगा कफ के कारण होगा, रेप्लिकेशन होगा वायरस का कफ के कारण होगा, क्योंकि आपके शरीर में उसको मीडिया मिल रहा है। दूसरे के शरीर में जहाँ पर कफ और पित्त बढ़ा हुआ नहीं है, कफ नहीं है, डायबिटिक नहीं है, हाइपरटेंसिव नहीं है पेशेंट, और उसको कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज डिसीजेज नहीं है या इम्यूनो सप्रेसेंट पर नहीं है, तो वहाँ पर उसको मीडिया नहीं मिल रहा है, तो वो उसको हमारी बॉडी जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन इन शरीर में, इन लोगों में जहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है, कफ बढ़ा हुआ है, जैसे जो लोग रात में दही खाते हैं, जिनकी लाइफ स्टाइल ख़राब है, और इम्यूनिटी कोई 2 दिन में नहीं बन जाती कि भाई हम चलो इम्यूनिटी वाली कोई दवाई खा लेते हैं और इम्यूनिटी बन जाएगी, ऐसा नहीं होता है। हमें पहले लाइफ स्टाइल सुधारनी चाहिए। रात का खाना हम बंद करें, अभी वैसे ही वसंत ऋतु चल रही है तो उसमें कफ बढ़ता है, कफ बढ़ेगा तो केसेस और तेज़ी से बढ़ते हैं। तो कफ को कम करने वाली डाइट हमें लेनी है। जैसे इम्पोर्टेंट है दूध, दही, ये 2 चीज़ें तो सबसे पहले बंद कर देनी चाहिए जिनमें इन्फेक्शन का खतरा या इन्फेक्शन के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो दूध और दही नहीं लेंगे। दिन में सोना बंद करना है। कफ बढ़ाने वाले जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनको बंद कर देंगे। जूस और फल नहीं लेंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बीमार हो गए हैं तो अब तुरंत जूस पीना शुरू कर देते हैं, फल खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन नहीं, वो आफ्टर डिसीज़, जब डिसीज़ आपकी ठीक हो जाए उसके बाद में जो आपको कमजोरी आई है उसको ठीक करने के लिए, उसकी रिकवरी करने के लिए बाद में फल और जूस खाए जा सकते हैं, पिए जा सकते हैं। लेकिन ड्यूरिंग डिसीज़, ड्यूरिंग इन्फेक्शन आप इन सब चीज़ों से बचें। सिर्फ आपको लेना है तो नारियल पानी लिया जा सकता है। वो मैं अभी 3 डेज जो कोविड डाइट है उसमें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे ही आपको पता चलता है कि भाई इन्फेक्शन हो गया है, आपको सर्दी जुकाम खांसी, सोर थ्रोट, गले में खराश, फीवर आ रहा है, इस बार अतिसार जो है, लूज मोशंस एक लक्षण ज़्यादा देखने को मिल रहा है ऐसा। और विडाल, यदि कोई विडाल करा रहा है फीवर आने पर तो विडाल पॉजिटिव, टाइफाइड पॉजिटिव आ रहा है ऐसे लोगों में, ये भी एक लक्षण के रूप में निकल कर आया है अभी कि जिन लोगों को करा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि विडाल ही हो, वो कोविड जिनको है उनको भी विडाल पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में 3 डेज़ कोविड डाइट सबसे पहले पेशेंट को उस पर डाल देना। यदि खुद पेशेंट है तो सबसे पहले 3 डेज़ कोविड डाइट पर आ जाना है। 3 डेज़ कोविड डाइट क्या है? फर्स्ट डे कुछ नहीं खाना है आपको, सिर्फ ल्यूक वार्म वाटर लेना है, गुनगुना पानी पीना है या सड़ंगोदक सिद्ध जल लेना है। इन 2 में से कोई भी एक चीज़ आप प्रेफर कर सकते हैं। दिन भर गर्म पानी, गुनगुना पानी पिएंगे। अभी गर्मी है, जहाँ पर ज़्यादा है, जैसे उत्तर भारत में ज़्यादा है, तो सुबह जो हम पानी उबाल लेंगे उस पानी को दिन भर पीते रहेंगे और उसमें सड़ंगोदक, मुस्ता, सुंठी, इससे सिद्ध जल लेंगे। यदि सड़ंगोदक उपलब्ध नहीं है तो सिर्फ नागरमोथा या मुस्ता डाल के उसको रख देंगे और वही पानी पीते रहेंगे। मुस्ता भी नहीं है तो सुंठी जो है वो मिल जाती है, जिंजीवर ऑफिसिनालिस, उसको डाल देंगे और उसका सिद्ध जल जो है वो हम लेते रहेंगे। ऐसा लेने से, और साथ में कोकोनट वाटर लिया जा सकता है
दिन में 2 से 3 बार कोकोनट वाटर आप ले सकते हैं। लेकिन ऐसा ना करें कि कोकोनट वाटर जब इन्फेक्टेड हैं तब का बता रहा हूँ मैं, प्रिवेंशन के लिए कुछ नहीं बता रहा हूँ अभी। इन्फेक्टेड यदि हो गए हैं, आपको फीवर है, सोर थ्रोट है, सर्दी है, जुकाम है, कोल्ड है, कोराइजा है, लूज मोशन हो रहे हैं, जो भी लक्षण कोविड के हैं ऐसा आपको लग रहा है, या सामान्य फ्लू के भी हैं आपको ऐसा लग रहा है, तो उस समय तुरंत आपको 3 डेज़ कोविड डाइट पर आ जाना है। उसमें पहला दिन जो है वो मैंने बताया आपको ल्यूकवार्म वाटर लेना है, और कोकोनट वाटर ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कोकोनट वाटर एक बार में पूरा पी लिया, थोड़ा थोड़ा करके 2-4 घूंट करके सिप लेके आप पूरे दिन में 2-3 नारियल पानी पी सकते हैं, और ल्यूकवार्म वाटर लेते रहिए। सड़ंगोदक सिद्ध जल लेना। मेडिकेटेड वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रीट दैट काइंड ऑफ डिसीजेस। बहुत जल्दी ये मेडिसिन जो हैं रेप्लिकेशन को रोक देती हैं। यदि कोई भी इन्फेक्शन है उसको रेप्लिकेशन को रोकने के लिए, वायरल इन्फेक्शन को रोकने के लिए बहुत सिद्ध होता है सिद्ध जल लेना। तो औषधि सिद्ध जल देना ही चाहिए और लेना भी चाहिए। सिर्फ देना और पेशेंट के लिए नहीं है, यदि आप इन्फेक्टेड होते हैं तो आपको भी यही करना है। दूसरे दिन सिर्फ मूंग की दाल का सूप लेंगे, मूंग दाल सूप और नारियल पानी। दिन में 2 से 3 बार मूंग की दाल का सूप लिया जा सकता है, जब जितनी भूख लगे उतना, और बहुत सारा नहीं लेना है। एक बाउल, 1 कटोरी पर्याप्त होता है, उतना ही लेना है। और उसमें आप काली मिर्च और जो भी छौंक लगा सकते हैं फ्राई करके हल्का सा, वो मूंग की दाल का सूप लेना है। और कोकोनट वाटर एज पर 2 to 3 टाइम्स लिया जा सकता है। थर्ड डे जो है आपको मूंग की दाल की खिचड़ी लेनी है, दिन में 2 बार या 3 बार जैसी भूख हो उसके अनुसार, और कोकोनट वाटर। ये डाइट जो है 3 दिन तक करनी है। 3 दिन के अंदर आपके सारे जो सिम्टम्स हैं, आपकी जितनी भी पैनिकनेस है, आपको जो फीवर हाई ग्रेड आ रहा है, अभी एक चीज़ और देखने को मिली है, लास्ट ईयर जो फीवर था वो कम देखने को मिलता था, इस बार हाई ग्रेड फीवर भी देखने को मिल रहा है, लूज मोशंस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं पेशेंट्स में। तो यदि ऐसा कुछ हो रहा है और आप उस कंडीशन में यदि खाते रहेंगे तो कंडीशन और ख़राब हो जाएगी। उस समय आपको आपके शरीर को रेस्ट देना है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम एक वायरस से लड़ रहा है। यदि उसको लड़ने के लिए हम स्वतंत्र छोड़ देते हैं तो वो फाइट करके जीत जाएगा। लेकिन उसमें आपके शरीर में ऑलरेडी पहले से कफ है, इन्फ्लामेशन है, पित्त बढ़ा हुआ है, और आप ऐसे में अपथ्य करते हैं, दही खाते हैं, दूध खाते हैं, रात में जागते हैं, दिन में सोते हैं, हैवी फूड खाते हैं, हैवी खाना खाते हैं, इजी डाइजेस्टेबल खाना नहीं खाएंगे, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आपके जो वायरस आपके शरीर में आ गया है उससे लड़ने के लिए वीक पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है, क्या रहा है, प्रॉब्लम कहाँ है कि बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं, बहुत सारे नहीं हो रहे हैं। इसको दूसरे तरीके से समझा दे। एक तरीका मैंने इसके पहले समझाया, दूसरा इस तरीके से समझाते हैं कि आपके इम्यून सिस्टम की, जो आपके शरीर की सेना है और जो वायरस आया है, इन दोनों के बीच फाइट होनी है। इनमें जो जीतेगा उसी का राज होता है। इसको आप समझिए। आपके शरीर का इम्यून सिस्टम लड़ना शुरू करता है और लड़ना शुरू करेगा, लेकिन उसके प्रॉब्लम क्या होती है, यदि इन दोनों के बीच में कफ की लेयर आ जाए, म्यूकस की लेयर आ जाए आपके शरीर में, या इन्फ्लामेशन बढ़ा हुआ हो, इन दोनों स्थितियों में क्या होगा, आपके शरीर की इम्यून सिस्टम जो है, आपका शरीर की जो सेना है, वो वहाँ तक मार नहीं कर पाती है, उसको खा नहीं पाती है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती है। इसलिए ये समस्या बनी रहती है और ये रेप्लिकेशन बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 3 डेज़ कोविड डाइट जरूर करनी है, पेशेंट्स को करानी है। आपको हुआ है तो आप भी करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना सक्सेस रेट कम हो जाता है, ये मैं क्लियर बता रहा हूँ आपको, ये करना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग पूछते हैं आपके पेशेंट्स कैसे बाहर इतनी जल्दी आ जाते हैं, क्या मेडिसिन देते हैं। तो मेडिसिन तो मैं कई बार बता चुका हूँ, आज फिर बताऊँगा। तो 3 डेज़ कोविड डाइट क्लियर हो गई होगी मुझे लगता है आप लोगों को। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ कि भाई इमरजेंसी किट में क्या क्या आपके घर पर होना चाहिए, क्योंकि अभी स्थिति काफ़ी ख़राब दिख रही है और होने भी वाली है, ऐसा दिख रहा है। तो आप लोगों के पास, डॉक्टर्स के पास, अपने क्लिनिक्स में, जो लोग लेमैन हैं वो लोग अपने घरों में क्या क्या मेडिसिन रखें जिससे आपको डर नहीं पैदा होगा। क्योंकि आपको जो मेडिसिन रखनी है उसमें पहली मेडिसिन का नाम है त्रिलोक चिंतामणि रस। त्रिलोक चिंतामणि रस अपने घर पर 1 से 2 10 टैबलेट की पैकिंग आती है। आप 20 टैबलेट 30 टैबलेट की इसकी 3 पैकिंग रख सकते हैं अपने पास। दूसरा है महालक्ष्मी विलास रस स्वर्णयुक्त, इसको भी आप अपने पास रखें। तो मैं लिस्ट बता दे रहा हूँ आपको, त्रिभुवन कीर्ति रस, महालक्ष्मी विलास रस, महासुदर्शन घनवटी,
ये 3 मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ में फीफाट्रॉल नाम की एक टैबलेट है जो एमिल कंपनी बनाती है, वो भी आप अपने पास रखें। आप लोग चाहें तो नोट डाउन कर लें, फीफाट्रॉल नाम की टैबलेट आप अपने पास रखें। ये 4 औषधि बहुत मुख्य हैं। इसके साथ में आप चाहें तो अपने पास लक्ष्मी विलास रस नारदी, जिनको सिंपल ज़्यादा लक्षण नहीं है उनके लिए है लक्ष्मी विलास रस नारदी है। ये मेडिसिन यदि आपके पास होंगी तो कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर आपकी हेल्प कर पाएगा। और ये कोई भी मेडिसिन, मैं क्लियर बता रहा हूँ, कोई भी मेडिसिन जो लोग साधारण लोग सुन रहे हैं या जो नॉन मेडिकल लोग हैं जो सुन रहे हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं, वो अपने आप परचेज करके मेडिसिन खाना शुरू नहीं करनी है। शुड भी, ये क्वेश्चन है यहाँ पर, इस बात का ध्यान रखें। आप अपने आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाएं और उसको पूछेंगे तो वो आपको बता देगा कि कौन सी मेडिसिन कब लेनी है या कब किस मेडिसिन की ज़रूरत है। और कोई नहीं मिलता है तो हम आपको एक नंबर देने वाले हैं, अपने फेसबुक वॉल पर हम पोस्ट करेंगे, उस पर आप लोग व्हाट्सएप करके सुविधा का लाभ ले सकते हैं। तो जब तक डॉक्टर आपको गाइड नहीं करे तब तक कोई भी मेडिसिन खानी नहीं है। लेकिन ये इमरजेंसी किट आपको अपने पास रखनी है। और ये बता रहा हूँ, ये इमरजेंसी किट इतनी इंपॉर्टेंट है कि यदि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है उसको तुरंत बढ़ाता है, यदि पेशेंट्स को निमोनिया हुआ है उससे बाहर निकाल देता है, यदि पेशेंट डिटोरिएट हो रहा है उसको इम्प्रूव करता है, वेंटिलेटर तक के पेशेंट्स को हम इससे बाहर लेकर आते हैं। ये मेडिसिन में लक्षण के आधार पर शुरुआती दौर में जब कुछ ज़्यादा विशेष लक्षण नहीं होते हैं तो 3 डेज़ कोविड डाइट करेंगे और फीफाट्रॉल टैबलेट एक गोली सुबह शाम दी जा सकती है पेशेंट्स को। ऐसा करने से लगभग पेशेंट्स में रिकवरी हो जाती है। यदि फीवर ज़्यादा आ रहा है तो फीफाट्रॉल देंगे, फीवर ज़्यादा नहीं है, सामान्य लक्षण हैं तो लक्ष्मी विलास रस नारदी सफिशिएंट है। लेकिन इसमें शुरुआती दौर में ऐसे लक्षण देखने को नहीं मिलते हैं कि निमोनिया होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि पता नहीं निमोनिया होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि पहले इन्फेक्शन की शुरुआत हुई और इन्फेक्शन का आपने केयर नहीं किया, जो आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं उसका आपने केयर नहीं लिया, यदि आपने डाइट कंट्रोल नहीं की, तो ये इन्फेक्शन आगे बढ़ेगा, रेप्लिकेशन होगा और ये रेप्लिकेशन होके लंग्स में जाएगा और लंग्स में जब जाएगा तो निमोनिया क्रिएट करता है और लंग्स में जाके और तेज़ी से रेप्लिकेशन करेगा और वहाँ पे फिर रोकने में बहुत समस्या आती है। तो क्या करना है, इन्फेक्शन जैसे ही होता है शुरुआती दौर में ही आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू करना है, 3 डेज़ कोविड डाइट लेनी है। तो इससे आपका जो इन्फेक्शन है वो कंट्रोल हो जाएगा। आपकी शरीर की जो सेना है वो इन्फेक्शन से लड़ना शुरू कर देती है और जीतने में भी सक्षम हो जाती है। ये अब आपको समझ में आया होगा कि कुछ लोगों में कुछ नहीं होता है और बहुत सारे लोगों में सब कुछ करने के बाद भी ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है उनका। तो क्यों नहीं हो पा रहा है, इसी को हम कारण के सहित आपको बता रहे हैं। तो डाइट हो गया। इमरजेंसी किट में और भी मेडिसिन होती हैं लेकिन वो घर पर रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। अपनी क्लिनिक्स पर रखना चाहें तो उसमें मल्ल सिंदूर है, रस सिंदूर है, ऐसी औषधियों को रखें। लेकिन हम यहाँ बैठे हैं और लोग पूछते हैं तो लास्ट ईयर भी हमने 4th ग्रेड के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए मेडिसिन बताते थे तो बहुत तकलीफ़ आती थी कि भाई मल्ल सिंदूर का योग बनाओ, उसको मिक्स करो, तो वो पेशेंट्स के लिए ईजी नहीं होता था। तो हमने उसका तोड़ निकाला कि हमने त्रिलोक चिंतामणि रस एक टैबलेट दिन में 4 बार, क्योंकि त्रिलोक चिंतामणि रस का जो आप फॉर्मेशन देखेंगे वो बना ही श्वसनक सन्निपात के लिए है, जहाँ पर लंग्स में, अब देखिए बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर कोविड का ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कोरोना का ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अरे भाई रोक कौन रहा है आपको? किसी ने बोला आपको कि नहीं कर सकते हो? कोई रोक रहा है क्या आपको? नहीं, कोई नहीं रोक सकता आपको। सिर्फ आप अपना डायग्नोसिस जो है आयुर्वेदिक पद्धति से बनाइए। आप डायग्नोसिस जो है श्वसनक सन्निपात लिखिए और श्वसनक सन्निपात करके ही उसकी चिकित्सा करिए, तभी आपको यश भी मिलेगा और आपको ट्रीटमेंट करने में कोई समस्या भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो श्वसनक सन्निपात उसका डायग्नोसिस करिए, श्वसनक सन्निपात की चिकित्सा। सर अनिल गर्ग सर का मैं क्वेश्चन बाद में लूँगा, लेकिन अभी मुझे सामने दिख गया। 3 दिन की कोविड डाइट के बाद इलाज शुरू करना, नहीं सर पहले दिन से ही इलाज शुरू कर देना है। 3 दिन तक कोविड डाइट चलेगी, उसके बाद उसके साथ में ही इलाज शुरू हो जाएगा। तो ये डाइट के बारे में हुआ। सिम्टम्स के आधार पर सर्दी जुकाम खांसी बुखार हल्का फुल्का है, ज़्यादा नहीं है, माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स हैं, तो लक्ष्मी विलास रस नारदी का प्रयोग करें। बहुत ज़्यादा फीवर हाई ग्रेड आ रहा है, 101 के ऊपर जा रहा है यदि फीवर, तो फीफाट्रॉल टैबलेट का प्रयोग कराएं। करें नहीं, अब मैं कराएं बोलूँगा क्योंकि
बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं, तो प्रयोग कराएं। और जो जिनको ऐसा निमोनिया हो गया है या लंग इन्फेक्शन हो गया है, बहुत सारे लोग बहुत अर्ली फेज में ही सीटी स्कैन कराने चले जाते हैं, HRCT स्कैन चेस्ट कराने चले जाते हैं या एक्सरे करा लेते हैं, तो उनमें वो आता नहीं है इतनी जल्दी। तो इसका जो एक्चुअली साइकिल फेज देखने को मिलता है वो है 7th to 12th डे। यदि पेशेंट डिटोरिएट आपका होगा तो 7th to 12th डे में होगा। मान के चलिए 1 तारीख को लक्षण दिखाई दिए और आपने 2 को या 3 को टेस्ट कराया या नहीं भी कराया, लेकिन आपको लक्षण सेम लग रहे हैं, आपका स्मेल सेंस गया है, आपका टेस्ट सेंस गया है, और भी जो लक्षण आपको दिख रहे हैं, यदि ऐसा लग रहा है कि कोविड के लक्षण हैं, तो 7th to 12th डे बहुत क्रूशियल होगा, क्रिटिकल होगा। यदि आपने ये सब नहीं किया तो ये सारा यदि आपने जो प्रोटोकॉल बता रहे हैं ऐसा करते हैं तो 7th to 12th डे कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। लेकिन मोस्टली जो प्रॉब्लम हो रही है वो 7th to 12th डे में होती है, और उस समय जो इन्फेक्शन है वो लंग्स में जाता है। उसके पहले देखने को बहुत कम मिलता है, और गया भी है तो बहुत माइनर जाता है और वो रिकवरेबल होता है, सामान्य मेडिसिन से ही रिकवर हो जाता है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम उससे लड़ लेता है। 7th डे जब वो निमोनिया के रूप में कन्वर्ट होने की स्थिति आती है, जिसको हम ओपेसिटी बोलते हैं, लंग्स में इन्फेक्शन दिखाई देता है, ओपेक दिखाई देता है, तो वो 7th डे कराएं यदि कराना ही है आपको तो। लेकिन कब कराएं? बहुत सारे लोग डायग्नोस्टिक के लिए दौड़ लगा देते हैं। तो यदि आपको सांस लेने में कुछ तकलीफ नहीं है, आपको खांसी बहुत ज़्यादा नहीं है, ये सिम्टम मैंने पिछली बार भी बताया था कि निमोनिया डेवलप हो जाता है और पता नहीं चलता है, तो उसके लिए आपको क्या है, एक सिंपल टेस्ट है कि सांस को गहरा लेना है, और यदि आपको ठसका नहीं लगता है ऐसा नहीं होता है तो आपको इन्फेक्शन नहीं हुआ है, ये आप समझ सकते हैं। और हुआ भी होगा तो बहुत माइनर है, वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि उससे आपके रेस्पिरेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इसके लिए बहुत जल्दी दौड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है कि भैया दौड़ के जाके हम एक्सरे पहले दिन करा लें, दूसरे दिन करा लें, CT स्कैन करा लें। कोई फ़ायदा होता नहीं है उसका, क्योंकि उस समय तक इन्फेक्शन आपके लंग्स में पहुंचता ही नहीं है। तो 7th डे से 12th डे जो है काफ़ी क्रूशियल होता है, उस समय काफ़ी संभल के रहें। और ज़रूरत यदि पड़ती है, यदि आपने कोविड डाइट फॉलो की है, तो मोस्टली केसेस में 7th to 12th डे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो 14 डे के बाद आप फ्री हैं, आपको कोई समस्या होती नहीं है। ऐसा हमारा अनुभव रहा है, हमने कई हज़ार पेशेंटों को ट्रीट किया है, क्रिटिकल से लेके सामान्य से लेके सभी प्रकार के पेशेंट्स को इंटीग्रेटेड अप्रोच से भी किया है, हमने इंडिविजुअल अप्रोच से भी किया है, और बहुत शानदार रिजल्ट हमें मिले हैं इंडिविजुअल अप्रोच से ट्रीटमेंट करने में। तो 7th डे to 12th डे क्रूशियल होता है, मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन ये डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं है, रिपीटेड खांसी नहीं आ रही है, ड्राई कफ नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट यदि सांस गहरी ले रहे हैं और ऐसे ठसका नहीं लग रहा है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप परेशान ना हो। और इसके साथ में सैचुरेशन, एक पल्स ऑक्सीमीटर अपने पास ला के रख लें, SpO2 देखते रहें। यदि SpO2 95 के नीचे जा रहा है, 94 के नीचे जा रहा है, या 90 के नीचे जा रहा है, दैट मीन्स अब यहाँ पर आपको लंग इन्फेक्शन हो चुका है। यदि नहीं जा रहा है तो आपको दौड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है कि भैया ये करा लूँ, वो करा लूँ, क्योंकि उसमें कुछ आएगा नहीं, क्योंकि अभी तक कुछ इन्फेक्शन हुआ नहीं है। कोई भी डायग्नोस्टिक अप्रोच में जब डायग्नोस्टिक पकड़ जब होती है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। उसके पहले जो दूसरे लक्षण हैं उनके आधार पर हम डायग्नोस इजीली कर लेते हैं, जिसको पूर्व रूप कहते हैं, मतलब बीमारी होने से पहले के लक्षण, वो जैसे मैंने जो आपको अभी बताए हैं। ऐसे लक्षण यदि दिख रहे हैं तो आपको मेडिसिन शुरू करनी होंगी। उसके लिए क्या कर रहे हैं, हमने एक अभी नया प्रोटोकॉल सेट किया है, क्योंकि किसी में पता नहीं चल रहा है कि किस पेशेंट में 7th to 12th डे क्रूशियल होगा कि नहीं होगा, निमोनिया डेवलप होगा कि नहीं होगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ केसेस में तो क्या होता है कि भाई पेशेंट 14 डेज इजीली निकाल लेता है और वो फ्री हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस में जहाँ पर पेशेंट बहुत डरा हुआ है, या उसके साथ कोमॉर्बिडिटी है, या वो पथ्य नहीं किया उसने, या परहेज नहीं किया है, तो हम ऐसे पेशेंट्स के लिए हमने एक प्रोटोकॉल और सेट किया है कि फर्स्ट डे से हम महालक्ष्मी विलास रस शुरू कर देते हैं और महासुदर्शन घनबटी शुरू करते हैं। अब यहाँ पर बता दूं कि महासुदर्शन घनबटी उन पेशेंट्स को भी देना है जिनको फीवर नहीं आ रहा है। ज़रूरी नहीं कि फीवर आए तभी देना है, महासुदर्शन घनबटी देना है, क्योंकि इसमें चिरायता होता है और ये वायरल लोड को तेज़ी से कम करता है। वायरल का रेप्लिकेशन रोकने में बहुत हेल्प करता है, ये एंटीवायरल प्रॉपर्टी है इसकी। तो इसको महासुदर्शन घनबटी जो है 2 TDS के डोज में पेशेंट को देना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर आप इसको QID भी कर सकते हैं, दिन में 4 बार भी दिया जा सकता है।
महालक्ष्मी विलास रस 1-1 गोली सुबह शाम, 1 टैबलेट बीडी का डोज और महासुदर्शन घनबटी, ये 2 मेडिसिन चलती रहती हैं। यदि फीवर किसी को ज़्यादा आ रहा है तो उसके साथ में आप फीफाट्रॉल टैबलेट ऐड कर दें। इतना करने से पेशेंट्स रिकवर होते हैं और कोई समस्या नहीं आती। बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट होती है कि सर फीवर आ रहा है, कम हो जाता है, मेडिसिन खाते हैं फिर कम हो जाता है, 100.6 100.6 101 से फिर नीचे आ जाता है, 99.8 के ऊपर जा रहा है, लेकिन फीवर बना रहता है, कुछ कभी कम कभी ज़्यादा, ऑन एंड ऑफ चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे सभी रोगी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। 7 to 10 डेज़ के अंदर ये फीवर ठीक हो जाता है और कुछ केसेस में 21 दिन से लेके 1 से 1.5 महीने तक भी ये फीवर देखा जाता है, लेकिन इससे किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। वायरल लोड यदि कम नहीं हुआ तो ऐसा होता रहता है और उसके लिए आप पैनिक मत होइए, मेडिसिन लीजिए, धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। बिल्कुल ये नहीं सोचना कि अरे फीवर आ रहा है तो पता नहीं इन्फेक्शन बढ़ रहा होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इन्फेक्शन तो रहेगा, लेकिन यदि वो निमोनिया में कन्वर्ट तो नहीं हो रहा है, हमें सिर्फ पूरा ध्यान इस बात पर रखना है। यदि निमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है, लंग्स में यदि इन्फेक्शन गया, लंग्स में यदि प्रॉब्लम आ रही है, रेस्पिरेशन, तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन पैदा होती है। लेकिन सिंपल फीवर आता रहा है, उतर रहा है, आ रहा है, उतर रहा है मेडिसिन से, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 4-5 दिन 6 दिन में ये फीवर पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है और बहुत माइल्ड रह जाता है, वो भी 5 से 6 दिन में ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं कि हाई ग्रेड फीवर आता रहेगा, ऐसा होता नहीं। यदि ऐसा कुछ हो रहा है और फिर इसके लिए हमने क्या किया, 6th डे तक हम महालक्ष्मी विलास रस और महासुदर्शन घनबटी दे रहे हैं। यदि फीवर हाई ग्रेड आ रहा है तो हम इसमें फीफाट्रॉल ऐड कर रहे हैं और 7th डे या 6th डे से हम इसमें त्रिलोक चिंतामणि ऐड कर देते हैं 1 बीडी के डोज में। जिनको इन्फेक्शन नहीं भी हुआ है उनको भी, और जिनको यदि आ गया है कुछ इन्फेक्शन, लंग्स में ओपेसिटी दिख रही है या लंग्स में जो सिटी सीवियरिटी स्कोर है वो 6 के आसपास है, 10 के आसपास है, तो भी हम उसमें ऐड कर देते हैं त्रिलोक चिंतामणि। और ज़्यादा है तो फिर यही मेडिसिन ऐड करनी होती है, त्रिलोक चिंतामणि रस। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है श्वसनक सन्निपात के लिए, जहाँ पर लंग्स में म्यूकस कलेक्ट हो जाता है और एयर जो है जितनी जानी चाहिए ऑक्सीजन वो नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण सैचुरेशन ड्रॉप हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन खुद से यूज़ नहीं करना है, इसको अपने आयुर्वेद डॉक्टर से कंसल्ट करिए। यदि वो बोलते हैं तो फिर आप शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उठाई टैबलेट और खा ली, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो त्रिलोक चिंतामणि हम 1 टैबलेट बीडी से लेकर एज पर द सीवियरिटी, TDS, QID, और जो पेशेंट सीवियर ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल से सफ़र कर रहे होते हैं, लाइक 70 और 65 और 60 सैचुरेशन जिनका आ रहा है विदाउट ऑक्सीजन, ऐसे पेशेंट को हम त्रिलोक चिंतामणि रस 1 आवरली देते हैं। दैट मीन्स 1 ग्राम पर डे, अप टू 1 ग्राम पर डे डोज तक हम इसको दे सकते हैं कुछ दिनों तक, 2-3 दिन तक। उसके बाद पेशेंट रिकवर होने लगता है फर्स्ट डे से ही, और जैसे रिकवरी होती है फिर हम इसके डोज को अगेन QID, TDS, BD तक, OD तक फिर शिफ्ट कर देते हैं। तो बहुत ही अच्छी मेडिसिन हैं ये, इनको आप अपने पास रखें। बहुत सारे लोगों के रिपीट आ रहे हैं कि सर किट का फिर से रिपीट कर दीजिए, इमरजेंसी किट। तो मैं बता दूं, पहली मेडिसिन का नाम है त्रिलोक चिंतामणि रस, दूसरी मेडिसिन का नाम है महालक्ष्मी विलास रस स्वर्णयुक्त, तीसरी मेडिसिन का नाम है महासुदर्शन घनबटी, चौथी मेडिसिन का नाम है फीफाट्रॉल। ये 4 मेडिसिन आप अपने घर पर ला के रख लें, हर क्लिनिक पर रखें, अपने फैमिली पेशेंट्स, अपने रिलेटिव्स, सबके यहाँ पर ये मेडिसिन उपलब्ध कराएं। जिन लोगों को नहीं मिल रही है वो लोग ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि कभी भी कोई क्रिटिकल कंडीशन यदि होती है तो इसको मैनेज किया जा सकता है। हमने कई केसेस ऐसे किए हैं जो हमने सिर्फ इंडिविजुअल अप्रोच से ट्रीट किए, वहाँ कोई हमने इंटीग्रेशन नहीं किया, हमने कोई मेडिसिन नहीं दी, कोई एंटीवायरल नहीं दिया, कोई एंटीबायोटिक नहीं दिया, ना लेने दिया पेशेंट को। क्यों? क्योंकि ये मेडिसिन को हम 1 साल से यूज़ कर रहे हैं, इनकी सार्थकता और इनका जो सक्सेस रेट है, हमने इससे कई पेशेंट्स को इनके माध्यम से इनको मृत्यु के द्वार से वापस लाने में सफलता मिली है। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि क्या क्या करना है। इसके साथ में इन्वेस्टिगेशन, जैसे ऐसा कुछ होता है तो यदि आप सबसे पहले कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं कौन कौन से कराने चाहिए, तो उसमें CRP, फेरिटिन, IL-6 और D-dimer। यदि कुछ कॉम्प्लिकेशन है बाद में तो D-dimer कराया जा सकता है, शुरुआत में इसकी इतनी आवश्यकता नहीं होती है। ये इन्वेस्टिगेशन कराने चाहिए। यदि 7th डे आपको कुछ या कभी भी
लंग्स में ऐसा लग रहा है कि इन्फेक्शन है, ड्राई कफ बहुत ज़्यादा है और ठसका लग रहा है, जैसा मैंने कहा सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो चेस्ट एक्सरे कराना चाहिए या सीटी स्कैन करा सकते हैं, HRCT स्कैन। कई बार कोविड टेस्ट कराने के में भी निगेटिव आता है, CRP बढ़ा हुआ आता है और लक्षण सारे कोविड जैसे होते हैं, तो यस वो फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट हो सकती है। यदि आपको सारे लक्षण हैं तो अगेन आइसोलेशन में आ जाएं और उसकी जो ट्रीटमेंट हमने जिस तरीके से बताई है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके वो ट्रीटमेंट शुरू कर दें। अब करना क्या है और क्या नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करने में मैंने बताया है आपको कोविड डाइट फॉलो करनी है, मेहनत ना करने वाले ऐसे जो प्राणायाम है या एक्सरसाइज हैं वो की जा सकती हैं, वॉक वगैरह जो है अपने टेरेस पर या अपने हॉल में या रूम में की जा सकती है और करनी चाहिए, लेकिन हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। दूध दही इनका सेवन नहीं करना है, दिन में सोना नहीं है, वसंत ऋतु चल रही है, कफ का प्रकोप और ज़्यादा होगा, इसलिए बचकर रहें, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये लगभग जो मुझे आज बताना था वो इम्पोर्टेंट बात हो गई है। और चिकित्सा में कफ स्थानानुपूर्वी इसका ध्यान रखना है, कफ को पकड़ कर रखना है, कफ की चिकित्सा जरूर करनी है। यदि कफ को आपने जीत लिया, कफ मतलब यहाँ पर म्यूकस है, कफ मतलब खांसी वाला कफ नहीं है, म्यूकस है। यदि म्यूकस को आपने जीत लिया है जो आपके एल्वेओलाइज में जाके जमा हो रहा है, जिसके कारण ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है, यदि आपने उसको ड्राई अप कर दिया, उसको आपने एक्सपेक्टोरेंट कर दिया, तो फिर आपको समस्या नहीं होगी और आपको निमोनिया डेवलप होने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं, ना के बराबर रह जाते हैं। डाइट एंड ट्रीटमेंट दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, डरिए मत, डरने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके साथ हैं, आप लोगों के लिए हैं। यदि आपको कोई समस्या है तो अपने नज़दीक के आयुर्वेद चिकित्सक के पास जा सकते हैं या ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं, जो भी आपके आसपास चिकित्सक हैं उनसे। कुछ क्वेश्चंस हैं वो लेते हैं एक एक करके। अनिल गर्ग जी का क्वेश्चन है, आयुर्वेद में यदि कोरोना का इलाज है तो आयुर्वेद चिकित्सक उसे सार्वजनिक क्यों नहीं करते? सर बिल्कुल सार्वजनिक कर दिया है, अभी आप देखिए। और सिर्फ कोरोना एक्चुअली कोई एक वो नहीं है, कोरोना एक पूरा एक कुटुंब है, उसके अंदर अलग अलग हैं। जैसे SARS-CoV-2 जिसको हम कोविड-19 कह रहे हैं, SARS-CoV-1 जो सार्स आया था वो है, उसमें मर्स भी है, इन्फ्लुएंजा है, इसमें बहुत सारे हैं जिनके अलग अलग परिवार के सदस्य हैं, उनके ट्रीटमेंट है। लेकिन स्पेसिफिक कोविड-19 को टारगेट करना ऐसा आयुर्वेद सोचता नहीं और करता नहीं। लेकिन यदि इसकी एफिकेसी चेक की जाएगी तो एक SARS-CoV-2 पर भी काम करेगा, SARS-CoV-1 पर भी काम करेगा, क्योंकि ये टारगेटेड मेडिसिन नहीं है। यहाँ पर जो हम चिकित्सा कर रहे हैं वो मीडिया की कर रहे हैं। मीडिया क्या है? यहाँ पर कफ है, म्यूकस है, बलगम है, उसकी चिकित्सा कर रहे हैं। यदि हम वहाँ का कफ को आम पाचन कर देते हैं या पित्त को हम वहाँ के इन्फ्लामेशन को कम कर देते हैं तो फिर वो रेप्लिकेशन रुक जाएगा और वो ठीक होने लगते हैं पेशेंट। फिर अभिरंजन जी ने क्वेश्चन पूछा है, नमस्ते सर, हाउ टू डिसाइड अप टू विच स्टेज वी कैन ट्रीट विथ आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल एंड व्हेन वेंटिलेटर सपोर्ट इज रिक्वायर्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्वेश्चन जो है वो पूछने का जो पूछा गया है, ईच एंड एवरी स्टेज अप टू any kind of stage you can treat with ayurvedic medicines only. there is no problem with कि भाई क्या रिस्पॉन्ड करेगी कि नहीं। यस, रिस्पॉन्ड करेगी पेशेंट को और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। यदि पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, बिलो 70 बिलो 80 जा रहा है, यदि ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ऑक्सीजन को हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने ऐसे कई पेशेंट्स को घर पर रख के ट्रीट किया है जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर ला के ऑक्सीजन लगा दी गई। लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो एक साइकिल होता है, वो थोड़ा डाउन होगा, उसके बाद में फिर वो अपने आप ऊपर आने लगता है जब तक आप मेडिसिन देना शुरू करेंगे। यदि शुरू से ही आप आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं तो ये स्टेजेस आने का सवाल ही नहीं उठता है, आती ही नहीं है। बहुत कम लोगों में, यहाँ मिथ्या आहार मिथ्या विहार जिन्होंने कोविड डाइट फॉलो नहीं की है या जो बिल्कुल अपथ्य पर ही लगे हुए हैं, उन लोगों में देखने को मिलता है कि भाई निमोनिया डेवलप हो जाएगा। और वेंटिलेटर सपोर्ट की यदि आवश्यकता है तो वेंटिलेटर सपोर्ट के साथ मेडिसिन दी जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें।
किस स्टेज पर वेंटिलेटर सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, यदि बिलो 60 और बिलो 65 सेचुरेशन जा रहा है और पेशेंट यदि गैस्पिंग में जा रहा है, उसमें वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर भी एक रिपोर्ट आई थी, WHO ने भी शायद उसके ऊपर लिखा था, मुझे रेफरेंस एग्जैक्ट याद नहीं है किसने लिखा था, शायद डॉक्टर स्वामीनाथन ने लिखा था या WHO ने, किसी कहीं पर थी ये रिपोर्ट, आप लोग सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। तो उसमें बताया था कि इन लोगों ने गलती क्या की। सारे डॉक्टर्स ने एक ही गलती की कि पेशेंट्स जैसे ही सेचुरेशन डाउन हुआ, 80 के नीचे गया या 75 के नीचे गया, इन लोगों ने पेशेंट्स को वेंटिलेटर पर डाल दिया। तो ये देखने में आया कि जिनको वेंटिलेटर पर डाला था उनमें जो फेटल रेट है वो इंक्रीज रहा, पेशेंट्स रिकवर नहीं हो रहे थे। तो बाद में इस बारे में एक आर्टिकल भी आया था कि वो हमारी एक बड़ी गलती थी जिसको हमने समझ नहीं पाया, और बाद में जब समझ में आया तो देयर इज़ नो नीड ऑफ वेंटिलेटर एक्चुअली इन दैट काइंड ऑफ केसेस। ऐसा नहीं कि कोई भी केस में ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ये गलती हुई है और उन्होंने इस चीज़ को माना है। तो ऑक्सीजन की यदि ज़रूरत है, अब देखिए ना, ऑक्सीजन कम हो रही है मतलब वहाँ पर म्यूकस है आपके एल्वुलाई में, आपके लंग्स में, आपके फेफड़ों में, जिसके कारण हवा उतनी ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है, तो ब्लड में भी ऑक्सीजन कम आएगी, राइट, जिसको हम SpO2 मेजर करते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन लगा देंगे तो क्या होगा, कुछ होगा क्या? क्योंकि आप कोई रेप्लिकेशन तो रोक नहीं रहे हैं, आप कोई एंटीवायरल जो मेडिसिन जो उसको सेंसिटिव होनी चाहिए वो आपके पास है नहीं है, एंटीबायोटिक देके फ़ायदा हो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है उसको कितना रोकेगी एंटीबायोटिक, कोई उसका वर्क नहीं दिख रहा है। तो सिर्फ ऑक्सीजन लगाने से क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। जबकि यहाँ पर आपको जो श्लेष्मा है, जो कफ है, म्यूकस है, उसको आपको शोषण करना होगा, और जो एक्सपेक्टोरेंट करने लायक है उसको एक्सपेक्टोरेंट कर देते हैं। ये दो काम आयुर्वेदिक मेडिसिन से बहुत अच्छे से हो जाते हैं और बहुत ईजी तरीके से हो जाते हैं। वो कलेक्शन होने ही नहीं देती है इस तरीके के विकृत कफ का, म्यूकस को बनने ही नहीं देती, तो रेप्लिकेट फिर हो ही नहीं पाता अंदर आपके वायरस। इस बात को समझिए। सोम त्रिपाठी जी बोल रहे हैं, गुड आफ्टरनून सर, सिचुएशन अप टू विच ओनली आयुर्वेदा इज नीडेड, इन ईच सिचुएशन आयुर्वेद इज नीडेड, देन कंडीशन वेयर इंटीग्रेशन ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड वेंटिलेटर सपोर्ट। ये सेम क्वेश्चन है, मैं इसको आंसर कर चुका हूँ। इंटीग्रेशन की ज़रूरत होती नहीं है, यदि कहीं पर ज़रूरत है तो आप उसका हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल्स आपके पास है नहीं आयुर्वेद के, तो यदि पेशेंट एलोपैथ हॉस्पिटल्स में जा रहा है तो वहाँ रहे, लेकिन उसके साथ में उसको आयुर्वेदिक मेडिसिन दीजिए और पेशेंट रिकवर हो जाएगा। हम लेकिन ऐसा प्रेफर नहीं करते हैं। हमारा उद्देश्य जो होता है कि यदि आप मेडिसिन के लिए वहाँ पर एडमिट हो गए हैं तो आप वही मेडिसिन लीजिए, यदि उससे रिकवरी नहीं हो रही है तब आयुर्वेद को इंट्रोड्यूस करते हैं। साथ में दोनों मेडिसिन दे देना, पता नहीं किससे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, रेमडेसिविर पूरा आपका क्रेडिट लेके चला जाता है। तो यदि रेमडेसिविर से, हमने ऐसे कई केसेस किए इसके पहले, कम से कम 100-200 केसेस ऐसे किए हैं हमने इमरजेंसीज़ के, जिनको रेमडेसिविर देने के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ, जहाँ पर एंटीबायोटिक देने के बाद रिस्पॉन्स नहीं हुआ, फिर हमने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दी और विदिन 24 आवर्स, विदिन 12 आवर्स पेशेंट रिस्पॉन्ड किया। एक्सरे, चेस्ट एक्सरेज में आप जाके देख सकते हैं, मेरी फेसबुक वॉल पर आप जाके देख सकते हैं कैसे रिस्पॉन्ड करते गए पेशेंट्स। तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। दोनों को साथ मेडिसिन देना तो समझ में ही नहीं आता है किससे काम हो रहा है किससे काम नहीं हो रहा है, तो एक कोई प्रेफर करें। यदि पेशेंट दोनों लेना चाहता है तो दिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटीग्रेशन हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यदि पेशेंट को वहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए बोला गया है या वो एडमिट हो गया है या ज़रूरत है तो उसको पहले वो लेने दो, और ज़रूरत नहीं है तब आप अपनी मेडिसिन उसके बाद में, यदि रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो इंट्रोड्यूस करिए, या पहले से ही पेशेंट को आयुर्वेद पर शिफ्ट रखिए तो ज़रूरत नहीं पड़े इन चीज़ों की। The stage where only herbal medicine can work, condition where herbal mineral both are required. Yes, both are required. एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स में सिर्फ हर्बल मेडिसिन से काम हो सकता है, लेकिन यदि पेशेंट को क्रिटिकल कंडीशन में है, निमोनिया की कंडीशन में है, यदि आपका CT-CVT स्कोर 6 के ऊपर है, तो हर्बो मिनरल कंपाउंड जैसे त्रिलोक चिंतामणि, महालक्ष्मी विलास रस, माँ सुदर्शन घनवटी, इनका प्रयोग करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए, तभी ईजी और जल्दी काम होता है। अर्पित जैन पूछ रहे हैं, व्हाट टू डू इफ़ द इन्फेक्शन रीचेस टू द लंग। सर यही पूरा उसके बारे में मैंने बताया है, आपको आपका आंसर मिल गया होगा। कृपया निरोधक उपाय व औषधि के बारे में बताएं। मनीष तिवारी जी, रोकने के उपाय तो हम सब लास्ट ईयर से सुन ही रहे हैं, और मेडिसिन के बारे में भी सुना ही हमने। आयुष्वाद का प्रयोग या इनका कम मात्रा में, क्योंकि अब गर्मी भी आने वाली है और शुरू हो गई है उत्तर भारत में तो बहुत तेज़ी से, तो बहुत कम मात्रा में और अंडर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन ही आप उनका सेवन करें, नहीं तो कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना हमेशा बनी रहती है।
राहुल धनवानी, कोरोना में आजकल अतिसार के लक्षण देखे जा रहे हैं। यस, कोरोना में आजकल अतिसार के लक्षण ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। लास्ट ईयर भी थे, लेकिन इस साल कुछ ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। यदि ऐसी स्थिति है तो 3 डेज़ कोविड डाइट पर पेशेंट को शिफ्ट करिए या खुद शिफ्ट हो जाइए, और इसके साथ में आनंद भैरव रस का प्रयोग किया जा सकता है। और वैसे तो मोस्टली केसेस में 3 से 4 लूज मोशन होके या 5 से 6 लूज मोशन होके अपने आप इटसेल्फ ये स्टॉप हो जाता है। फिर भी यदि नहीं होता है, मेडिसिन की आवश्यकता लग रही है, तो आनंद भैरव रस या संजीवनी बटी का यहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है। कोरोना में आयुर्वेदिक औषधि का क्रियात्मक विचार व्यक्त किया, इसमें कोरोना रोगियों और दूसरे चिकित्सक समझने वाले। जितेंद्र कुशवाहा जी, ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि कोरोना में या किसी भी इस तरीके की स्थिति में जहाँ पे वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, हम वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के पीछे नहीं पड़ते हैं, हम उसकी मीडिया को ख़त्म करते हैं जिसमें उसको हेल्प मिलती है रेप्लिकेशन होने में। यदि मीडिया ही नहीं होगा तो वायरस रेप्लिकेट नहीं करेगा और आपका इम्यून सिस्टम उसको ख़त्म कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें टारगेटेड मेडिसिन नहीं होती हैं। जैसे आप त्रिलोक चिंतामणि देखेंगे, मुझे पता नहीं कि आप मेडिको हैं कि नॉन मेडिको हैं, लेकिन फिर भी मैं सबके लिए एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि आप देखेंगे त्रिलोक चिंतामणि का फॉर्मुलेशन, उसमें हड़ताल और मनसिला और रस सिंदूर ऐसी अच्छी मेडिसिन, हड़ताल और मनसिला मेनली बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जो आपके डायरेक्ट इन्फेक्शन पर असर करती हैं, कफ का शोषण करती हैं और बल प्रदान करती हैं, टोन प्रदान करती हैं आपके लंग्स को और आपके हार्ट को। ये उसका एक कारण बता रहा हूँ कि लोग पूछते हैं कि भाई मेडिसिन है कि नहीं, मेडिसिन है कि नहीं। यस, वहाँ पे ये 2 मेडिसिन हैं और बहुत इफ़ेक्टिव हैं ये दोनों मेडिसिन। ये उसमें ऑलरेडी हैं त्रिलोक चिंतामणि रस में। कोरोना होने से बचने के लिए ली जाने वाली औषधियाँ खाद्य सामग्री के नाम बतलाएं सर। रामचरित चतुर्वेदी जी, सर ये मेडिसिन मैंने बताया कि आयुष्वात और लक्ष्मी विलास रस नारदी है, 1 गोली रोज़ ली जा सकती है फॉर प्रिवेंशन। और खाने पीने में जो मैंने डाइट बताई है आपको, डाइट इन द सेंस 3 डे कोविड डाइट नहीं, यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, दूध नहीं, दही नहीं, दिन में सोना नहीं, रात में जल्दी सोना, ब्रेड बेकरी आइटम्स, ऐसे पदार्थों का सेवन ना करें तो आप इस बीमारी से बचे रहेंगे। यदि होती भी है तो आपके शरीर में रेप्लिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। आपका इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी को लड़ने में ये चीज़ें बाधा नहीं पैदा करेंगी और आप जीत जाएंगे। फंडामेंटल बेसिस ऑफ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, व्हाट प्रिकॉशन ट्रीटमेंट इन प्रेजेंट फेज ऑफ कोरोना, एक्सपीरियंस इन लेवल 3 केसेस। सर आलोक शर्मा सर, ये मैंने एक्चुअल क्लियर सब बता ही दिया है। मुझे उम्मीद है ये सारे आंसर्स इसमें हो गए होंगे। और लेवल 3 और लेवल 4 दोनों ही स्थितियों में हमने ट्रीटमेंट किया। बहुत अच्छा शब्द एक बहुत ब्रॉड होता है कि उसमें समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं बोलूँगा कि जितने केसेस हमने किए हैं लगभग सारे हमारे क्योर हुए हैं, सभी ठीक हुए हैं। जहाँ रिस्पॉन्स नहीं था उनमें हम रिस्पॉन्स लेकर आए हैं और पेशेंट विद इन 4 डेज़ 5 डेज़ डिस्चार्ज होकर पेशेंट घर गए हैं। तो हमने ऐसे पेशेंट भी ट्रीट किए हैं कि जो घर पे रख के वहीं पर हमने उनको ऑक्सीजन सिलेंडर रखवा के ट्रीटमेंट किया है और वो ठीक हुए हैं। तो ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन जो हमने बताई हैं वही फॉलो होती हैं। सिर्फ मेडिसिन कौन सी कब कितनी मात्रा में देनी है ये एक आयुर्वेद डॉक्टर डिसाइड करेगा। जो मैंने मेडिसिन आपको बताई, कोई भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करेगा और ना करना चाहिए, उससे आपको फ़ायदा होने की जगह नुकसान होगा। सिर्फ ये मेडिसिन फॉर इमरजेंसी किट अपने पास रखिए, मेडिकल स्टोर से लीजिए, ऑनलाइन लीजिए, आपके आसपास जो आयुर्वेद डॉक्टर्स हैं उनसे कंसल्ट करके पूछ कर आप रख सकते हैं अपने पास। नितिन देवड़ा ठाकुर, क्या हम आयुर्वेद डॉक्टर कोरोना का इलाज करवाने के लिए रोगी को एडवर्टाइज पोस्ट कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अभी भी पेंडेमिक एक्ट लगा हुआ है, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि भाई आ जाओ हमारे पास ट्रीटमेंट करा लो। नहीं, ज़रूरत नहीं है। जब आप काम करते हो तो आपको किसी को बुलाना नहीं पड़ता है। आपकी सक्सेस रेट और आपका स्टारडम अपने आप बोलने लगता है। आप जब पेशेंट को ठीक करोगे, उनके टेस्टिमोनियल रखिए, उनकी रिपोर्ट्स रखिए, एविडेंस रखिए, डेटा रखिए, तो पेशेंट को बुलाने की ज़रूरत नहीं, पेशेंट तो आपको ढूंढेगा। फिर क्वेश्चन है, आईसीयू या किसी हॉस्पिटल में एडमिट रोगी का इलाज करने किस प्रकार परमिशन व कंसेंट लिखवाएं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी भी हॉस्पिटल में यदि आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स या वहाँ का प्रशासन, तो आप वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को क्लियर, जो रिलेटिव हैं वो बोलें कि भाई हमारा पेशेंट है और आप इसको देने से रोक नहीं सकते। यदि आप रोक रहे हैं तो हमें लिख के दें। अदरवाइज़ पेशेंट के रिलेटिव वहाँ पर लिख के दे सकते हैं कि भाई हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं और इसमें हमें अलाउ किया जाए, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी
तो कोई दिक्कत आती नहीं है, और इतना करने से प्रशासन अलाउ कर देता है। डॉक्टर्स भी समझते हैं इस चीज़ को, वो भी अलाउ कर देते हैं यदि उनसे ढंग से प्यार से बात की जाए, उनको समझाया जाए तो कोई दिक्कत आती नहीं। फिर भी यदि कोई हॉस्पिटल ऐसा कर रहा है तो यू शुड शिफ्ट योर पेशेंट अनदर हॉस्पिटल। हमने ऐसे लास्ट ईयर बहुत सारे पेशेंट किए जहाँ पर अलाउ नहीं कर रहे थे, तो हमने पेशेंट्स को दूसरे हॉस्पिटल्स में शिफ्ट करा के ट्रीटमेंट किया, और इस साल ही नहीं, हम उसके पहले भी कई बार ऐसा सालों से कर रहे हैं। स्मिता भाई जी मैडम का मैसेज है, वैक्सीनेशन के बारे में क्या राय है आपकी? इस सबसे लास्ट में मैं इसके बारे में बोलूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डाउट है। बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन, मेरे पेशेंट्स भी फ़ोन करके और डॉक्टर्स भी कॉल करके पूछ रहे हैं कि वैक्सीनेशन के बारे में क्या करना चाहिए, लगाना है कि नहीं। मैं उसके बारे में सबसे लास्ट में बोलूँगा। विच इन्वेस्टिगेशन इज़ परफेक्ट मार्कर फॉर कोविड-19 and if there is 5 to 10% pneumonia in HRCT then how to treat with Ayurveda? जयेश पटेल, परफेक्ट मार्कर कोई नहीं है कोविड-19 के लिए। इसमें कलेक्टिव अप्रोच होती है। यदि सिम्टम्स आपको लगभग दिख रहे हैं, ओपेसिटी दिख रही है, इन्फेक्शन दिख रहा है लंग्स में, और CRP मार्कर आपका बढ़ा हुआ है, तो यस दिस इज़ कोविड-19। आप उसको समझ के चलिए कोविड-19 ही है। और इसके साथ में यदि स्मेल लॉस या टेस्ट लॉस हो रहा है तो 100% कन्फर्मेशन हो जाता है। ऐसी स्थिति में आप जो मैंने ट्रीटमेंट बताया उसी से ट्रीट कर सकते हैं। 5 to 10% तो बहुत मिनिमल है। सामान्य महालक्ष्मी विलास रस जो स्वर्णयुक्त है उसी से ट्रीट कर सकते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम विथ कोविड डाइट ऑल्सो। रजनीश कुमार सिंह, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग कोरोना केस विच वर ICU you successfully treated them. I am Ayurveda, which pharma companies medicines you are using, this is also important, please give the details. yes, बहुत अच्छा अनुभव है हमारा ICU पेशेंट्स को ट्रीट करने में, इमरजेंसी को ट्रीट करने में। जैसा कि आप सबको पता है कि इमरजेंसी में हमारा अच्छा अनुभव है। हम इमरजेंसी शुरू से ही एक नया शब्द लेकर आए थे, जिसको लोगों को लगा ये कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन आप लोग देख सकते हैं आज पूरे भारत में हमारे चिकित्सक, और लास्ट ईयर के हम वीडियोस जब हमने अपने प्रोटोकॉल्स बताए थे उसके बाद से पूरे भारत में लोग आगे आए, और चिकित्सा में आप देख सकते हैं कि इमरजेंसी में भी वो ट्रीट कर रहे हैं। मेडिसिन कोई भी कंपनी की हो सकती हैं, वैद्यनाथ, डाबर, एमिल, राजस्थान कालेडा, इन किसी की भी मेडिसिन की आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्वाति कानून गो, स्पीड को बढ़ाने के लिए क्या करें? कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी ऑक्सीजन सेचुरेशन नहीं बढ़ पा रहा है। कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आ गई इसका मतलब ये नहीं होता है कि सब ठीक हो गया है। यदि लंग्स में इन्फेक्शन हुआ है और डैमेज हुआ है तो उसके बाद फाइब्रोसिस की स्थिति बनती है, या म्यूकस वहाँ पर रह जाता है, इन्फेक्शन बना रहता है, जिसके कारण सेचुरेशन नहीं बढ़ता है। तो जो मेडिसिन हमने बताई हैं, यदि आप डॉक्टर हैं तो स्वयं शुरू कर सकते हैं, नहीं है तो आयुर्वेद डॉक्टर से बात करके, या हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहें तो कोई भी पेशेंट कर सकता है, और उसके आधार पर हम आपको एडवाइस करेंगे, या कोई भी डॉक्टर वो एडवाइस कर देगा कि इन मेडिसिन में से कैसे लेना है। और इसके आगे जो आप कंडीशन बता रहे हैं उसमें अब्रक भस्म का प्रयोग, त्रिलोक चिंतामणि के साथ अब्रक भस्म, सोम, श्वासकल्प टैबलेट, ऐसी मेडिसिन का और प्रयोग होता है। और यदि फाइब्रोसिस हुआ है तो फाइब्रोसिस के केसेस भी हमने सॉल्व किए हैं। आप हमारे फेसबुक के वॉल पर जाकर देख सकते हैं, उनके टेस्टिमोनियल्स वीडियोज़ हैं। जो फाइब्रोसिस माना जाता है कि भाई रिवर्स नहीं होगा, डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि नहीं हो सकता है, वो केसेस भी आयुर्वेद से सफलतापूर्वक ठीक हुए, और जो ऑन ऑक्सीजन डिपेंडेंसी थे वो ठीक होकर बाहर हैं आज तक, टिल नाउ। मंजू भाटिया जी का क्वेश्चन है, समीर पन्ना का रस, त्रिलोक चिंतामणि रस, रस सिंदूर, मल्ल सिंदूर, इन चारों औषधियों की कोरोना की गंभीरता के अकॉर्डिंगली स्टेज वाइज यूज़ करने पर डिस्कशन करें प्लीज़। समीर पन्ना का रस का प्रयोग 4th स्टेज में कर सकते हैं, जहाँ पर मल्ल सिंदूर का प्रयोग होता है, या फिर जहाँ पर समीर पन्ना, इन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। लेकिन हमने प्रोटोकॉल चेंज किया और त्रिलोक चिंतामणि को ही हमने बड़े डोज में देना शुरू किया, रिपीटेड डोज में देना शुरू किया, तो हमें इन दो मेडिसिन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि आप यूज़ करना चाहते हैं तो समीर पन्ना का रस या मल्ल सिंदूर कोई भी एक इनमें से ले सकते हैं 4th स्टेज के लिए। 3rd to 4th स्टेज में त्रिलोक चिंतामणि रस काम करता है। यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ नहीं रहा है, इन्फेक्शन इंक्रीज है, ओपेसिटी दिख रही है, इन्फेक्शन मोर देन 50% है, आप त्रिलोक चिंतामणि वहाँ पर QID के डोज में देकर और महालक्ष्मी विलास रस यूज़ कर सकते हैं। रस सिंदूर की आवश्यकता पड़ती नहीं है, लेकिन देना चाहें जहाँ पे प्लूरल इफ्यूजन है वहाँ पे भी रस सिंदूर का प्रयोग होता है, लेकिन ऐसे केसेस में देखने को नहीं मिल रहा है। कोई भी एक मेडिसिन पर्याप्त है। आफ्टर कोरोना इन यंग कफ पिथ इट कैन बी प्रैक्टिस वासंतिक वमन।
आदि नगरे जी, यस बिल्कुल, आफ्टर कोरोना आप वासंतिक वमन करा सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। इपिंदर भारती जी पूछ रही है CRP टेस्ट रिक्वायर्ड बिफोर कोविड वैक्सीनेशन, या बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यस, यदि वैक्सीनेशन कराने जा रहे हैं तो उसके पहले CRP लेवल कराएं। CRP लेवल यदि आपका <3 या <2 या <1 है तो बिल्कुल वैक्सीन करवाया जा सकता है, लेकिन वो मैं बाद में बोलूँगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर है कि उसके पहले कराना चाहिए कि नहीं। हाँ, कराना चाहिए। जिनको कोमॉर्बिडिटी है उनको तो ज़रूर कराना चाहिए CRP टेस्ट, और उसके बाद करना चाहिए। और दूसरा, जिनको इन्फ्लामेटरी मार्कर्स या कोई इससे संबंधित पहले से कोई बीमारियां हैं उनको तो ज़रूर CRP करा के फिर वैक्सीनेशन कराना चाहिए। या पहले यदि CRP लेवल बढ़ा हुआ आता है तो CRP लेवल को कम करें पहले मेडिसिन से, और फिर उसके बाद में आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, यदि जिनको लगवाना ही है और जो पूछ रहे हैं कि CRP का कोई यूज़ है कि नहीं, उनके लिए आंसर है। आई कॉट पॉजिटिव इन दिसंबर बट एंड रिकवरी इजीली, बट उसके बाद से हल्की हल्की कफ रह रही है। यस दीपेंद्र भारती जी, रह सकती है कफ हल्की हल्की। उसके लिए कोई भी एक कफ सिरप, वूपिन सिरप या कोई भी कफ सिरप आयुर्वेद डॉक्टर के साथ परामर्श करके आप ले सकते हैं, उससे आपको लाभ मिल जाएगा। क्वेश्चंस इसमें आ नहीं रहे हैं अभी, एक मिनट। तब तक मैं यहाँ देख लेता हूँ। विकास जैन सर ने पूछा है रिकवरी कर चुके मरीजों से अन्य सामान्य लोगों को इन्फेक्शन के कितने चांस हो सकते हैं। इसके ऊपर काफ़ी बहुत सारा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो लोग रिकवर हो गए हैं उनमें देखा गया है कि डेफिकेशन में या स्टूल में 3 महीने तक ये देखा गया है कि कोविड-19 के वायरस दिखाई दिए हैं। ऐसा कुछ रिपोर्ट हुए हैं केसेस, जो रिसर्च हुई है उसमें ऐसा पाया गया है, 3 महीने तक देखे गए हैं। लेकिन मोस्टली ऐसा देखने को मिलता नहीं है कि पेशेंट से री इन्फेक्शन ईजीली हो जाए आफ्टर रिकवरी, ईजीली नहीं होता है। लेकिन ये यदि सिर्फ इसकी बात करें तो ये देखा गया है 3 महीने तक, ऐसे कुछ रिपोर्ट्स आए हैं। रवि वर्सर, डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स को डाइट में क्या दें और साथ में मेडिसिन में कोई चेंज होगा क्या? रवि भट्ट जी, बिल्कुल ये जो मैंने बताया है इसमें कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। डाइट जो है वो इन्फेक्शन से पहले जो बताया मैंने उन सब पर ध्यान देना है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि मैं हर पेशेंट को, अधिकतर पेशेंट जो मेरे पास आते हैं उनको दूध और दही बंद कर देता हूँ। दूध और दही बंद करने का कारण ये है कि ये सीधे सीधे कफ को बढ़ाते हैं, और आजकल दूध और दही सिंपल नहीं होता है। दूध और दही लोग 7 बजे 9-10 बजे खाना खाते हैं और उसके बाद रात में फिर दूध पी लेते हैं। तो मिल्क कोई एक सपोर्टिव नहीं है। मिल्क इज़ संपूर्ण आहार, टोटल फूड है मिल्क। यदि आपका खाना 7 बजे तक खा रहे हैं या इवनिंग फूड नहीं लेते हैं, लेट नाइट नहीं खाते, तो आप मिल्क ले सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ इन्फेक्शन आपको दूध दही बंद रखना होगा। श्वास का चीन का क्या रोल है सकता है सर, ये तो यूज़ कर सकते हैं क्या? चीन क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। डॉक्टर रजनीकांत पटेल, व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस ऑन पुटली ऑन सीवियर क्रिटिकल पेशेंट इन ICU? अच्छा क्वेश्चन है। सीवियरिटी क्रिटिकल पेशेंट्स, जहाँ पर पेशेंट्स का BP लो हो रहा है, ऐसे पेशेंट्स में हेमगर्भ पोटली रस का बहुत अच्छा रिजल्ट है, और हमने कई पेशेंट्स को इसका उपयोग करके बाहर निकाला है। और बाकी के भी ताम्र पोटली है, हेमगर्भ पोटली है, इनका प्रयोग होता है। हम सिद्ध मकरध्वज का भी यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं, आवश्यकता पड़ती नहीं है। यदि किसी का BP लो हो रहा है या शीतांग सन्निपात की अवस्था में कोई जा रहा है, जहाँ पर ऐसे सिम्टम्स निकल कर आ रहे हैं कि पेशेंट कोलैप्स हो जाएगा या पेशेंट का BP इंक्रीज़ ही नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में फिर
सिद्ध मकरध्वज, हेमगत, पोटली रस इनका सेवन करते हैं। रिस्पेक्टेड सर, अगर कोविड की वजह से फाइब्रोसिस हो गया है लंग्स में तो क्या कर सकते हैं? रठवा ब्रिजेश जी, बिल्कुल इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। कोशिश करिए कि ज़्यादा पुराना ना हो पाए ये रोग, और आप आयुर्वेद डॉक्टर से कंसल्ट करिए, वो इसकी पूरी ट्रीटमेंट होती है। इसमें सुबह के समय कुछ मेडिसिन लेनी होती हैं, बाद में एक प्रोटोकॉल होता है पूरा जो फाइब्रोसिस पेशेंट के लिए हमने बनाया हुआ है, वो आप फॉलो उनको मेडिसिन दे के वो पेशेंट को रिकवर किया जा सकता है। कोई ऐसी आवश्यक प्रॉब्लम नहीं कि नहीं होता नहीं है, बिल्कुल होता है। सर सीआरपी इंक्रीज़ होने पे क्या ट्रीटमेंट करें? उत्कर्ष वाजपेयी जी, जो ट्रीटमेंट मैंने बताया वो सीआरपी के लिए ही है। इन्फ्लामेशन अपने आप कम हो जाता है, सीआरपी के लिए कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं। यदि करना ही है तो षडंगोदक का उपयोग या मुस्तासिद जल का प्रयोग करना चाहिए, और उसके साथ में जो मेडिसिन हमने बताई हैं उनका प्रयोग करके पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। यदि आप उस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं कि सीआरपी बढ़ा हुआ है और वैक्सीन लगाने जाना है, तो उसके लिए क्या कारण है वो देखना होगा, और उसके अनुसार चिकित्सा होगी, तो सीआरपी लेवल कम हो जाएगा। मोस्टली कोई भी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है या अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है या अनकंट्रोल्ड उनकी कोई दिनचर्या है, उसके कारण सीआरपी बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर बढ़ जाता है। यदि उसमें हम ये फाइंड आउट कर लें कि कहाँ से किस कारण से बढ़ रहा है, उसकी ट्रीटमेंट करने से सीआरपी कम हो जाता है। मोस्टली पित्त और कफ कम करना है तो मुस्तासिद जल इसके लिए बेस्ट है, या षडंगोदक का प्रयोग किया जा सकता है। टेस्ट एंड स्मेल के लिए क्या ट्रीटमेंट है, प्लीज़ शेयर। टेस्ट और स्मेल के लिए कुछ अलग से ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है, 3 से 4 दिन में अपने आप टेस्ट और स्मेल आ जाता है। उसकी ट्रीटमेंट के लिए जो मैंने प्रोटोकॉल बताए हैं वही फॉलो करने होते हैं, अलग से कुछ ऐसे मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है। यदि पेशेंट को कास है तो लवंग आदि बटी चॉयबल फॉर्म में पेशेंट को देना चाहिए। सीआरपी लेवल इंक्रीज हो सर, सैम सुरेश कुमार जी, सीआरपी लेवल यदि इंक्रीज़ है तो जो मेडिसिन हैं इन्फ्लामेटरी मार्कर्स के लिए मैंने बताई हैं वही प्रयोग करनी होती हैं, जिसमें मासोदर्शन घनबटी है, यदि फीवर है तो फीफाट्रॉल है, ये सभी सीआरपी लेवल को कम करती हैं। और मुस्तासिद जल या षडंगोदक सितोप्लादी चूर्ण दे सकते हैं कफ में? यस, बिल्कुल दे सकते हैं। रिपीट कोविड डाइट प्लीज़। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, फर्स्ट डे सिर्फ ल्यूकवार्म वाटर और कोकोनट वाटर, दिन में 2 से 3 बार कोकोनट वाटर दिया जा सकता है थोड़ा थोड़ा करके। सेकेंड डे मूंग की दाल का सूप और कोकोनट वाटर अलग से उसको देंगे 2 से 3 बार। और थर्ड डे मूंग दाल चावल की खिचड़ी पतली सी, बहुत हैवी नहीं देना है, और कोकोनट वाटर। ऐसा डाइट 3 दिन देना है। ये रिकवरी में और सीआरपी लेवल को कम करने में, इन्फ्लामेशन को कम करने में मददगार और हेल्पफुल होती है। Nakul last question from sir, if you want to know anything. पोस्ट कोविड या सीजनल खांसी आती है, वह चिकित्सा स्थान 18, 116, 117 वर्धितवात कफानुगत का जो ले है काफ़ी कारगर है। यस, बिल्कुल वो कारगर है, कोई इसमें डाउट नहीं। बहुत प्रयोग किया है हमने इसको और आज भी करते हैं, लेकिन आक्रामक, यहाँ पर आक्रामकता की ज़रूरत है, वहाँ पे हर्बो मिनरल कॉम्बिनेशन यूज़ करना उचित है। यदि साधारण सीजनल खांसी है और सिम्टम्स आपके बहुत ज़्यादा तीव्र नहीं हैं, आक्रामक नहीं है, तो आप इसके द्वारा भी प्रयोग कर सकते हैं, चंद्रामृत रस का प्रयोग कर सकते हैं। महेंद्र कुमार सेन जी, नमस्ते। दूध को अपत्य की श्रेणी में क्यों रखा है? सर, इसीलिए रखा है दूध को अपत्य की श्रेणी में, मैंने बताया कफवर्धक होता है ये, और यदि इन्फेक्शन हो गया है तो तुरंत दूध और दही और कफवर्धक जितना भी आहार विहार है उसको बंद कर देना चाहिए। एनी मोर क्वेश्चन? मुझे लगता है सब लगभग सर्वदावर्त की चिकित्सा क्या है ये फिर कभी बताऊंगा डॉक्टर राहुल मलिक जी। सर प्लीज़ समथिंग सजेस्ट फॉर प्रोस्टेट। ये आउट ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन ना पूछें, इसमें ही इतने सारे क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। आरती वर्मा जी पूछ रही हैं, सर सीकेडी पेशेंट कोविड पॉजिटिव हो तो उसके लिए भी बताइए। नहीं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। यदि पेशेंट कोविड पॉजिटिव है और उसको
पहले से CKD का पेशेंट है, तो ऐसे पेशेंट्स में मेडिसिन बहुत सोच समझ के देनी है। कोई भी मेडिसिन जो हमने बताई हैं वो भी ऐसे उठा के नहीं देनी है। त्रिलोक चिंतामणि रस का प्रयोग बहुत सोच समझ के करना है ऐसे केसेस में। ज़रूरत पड़े तो बहुत साधारण सी मेडिसिन से इनको ठीक किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर केस में हम, खासकर CKD के केसेस में त्रिलोक चिंतामणि देने से बचना चाहिए। यदि देना भी है तो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर उसका एनालिसिस करेगा, उसके कितना ज़्यादा कंप्रोमाइज़ है किडनी फंक्शन, उसके आधार पर डिसाइड करेंगे। सर, हाई ग्रेड फीवर के लिए फीफाटॉल के अलावा जयमंगल रस या दूसरा कोई योग दे सकते हैं जिससे फीवर कंट्रोल में आ सके? बहुत सारी मेडिसिन हैं, लेकिन फीफाटॉल हमने इसलिए बताया क्योंकि एक कॉम्बिनेशन है, इजीली 1 टैबलेट फॉर्म में उपलब्ध है, उससे अच्छा कंट्रोल होता है। उसमें मृत्युंजय रस भी है, संजीवनी बटी भी है, त्रिभुवन कीर्ति भी है, सुदर्शन घनवटी भी है, सब कुछ है उसमें। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है जिसको यूज़ किया जा सकता है। बाकी फिर इंडिविजुअल्स आप अलग से संजीवनी बटी दे सकते हैं। जयमंगल रस का हाई ग्रेड फीवर में काम नहीं होता है। थोड़ा फीवर 100 के आसपास या 101 के आसपास है, वहाँ पे जयमंगल रस काम करता है। लेकिन हाई ग्रेड फीवर है तो उसको डाउन करने के लिए आपको फीफाट्रॉल या संजीवनी बटी, त्रिभुवन कीर्ति रस, इनका ही प्रयोग करना है। पवन सोलंकी, स्मॉल इंटरनल हेमोरॉइड्स विथ ब्लीडिंग का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? ये अभी नहीं ले सकते हम क्वेश्चन, सॉरी। एनी एक्सपीरियंस ऑन मात्रा बस्ती और अदर बस्ती विद भस्म लाइक श्रृंग भस्म और अभ्रक भस्म? नहीं, इनको अभी तक हमने ऐसा कोई प्रयोग नहीं किया है कि मात्रा बस्ती के रूप में भस्म को हमने इंट्रोड्यूस किया हो। लेकिन मात्रा बस्ती मतलब होता ही है कि हम ऑयल की बस्ती कर रहे हैं, तो हमें वैसे ही ऑयल से यहाँ पर या कफ बढ़ाने वाली चीज़ों से बचना है। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर मात्रा बस्ती इस तरीके से करनी चाहिए। हाँ, कोई भस्म है जिसको देना चाहें तो दी जा सकती है, अच्छा एक्सपेरिमेंट होगा ये। और अदर व्याधीज़ में, अदर डिसीज़ में इसको किया गया है और क्वाथ के रूप में, क्वाथ में मिलाकर इसको दी जा सकती है। लेकिन यदि आप कोविड के व्यू से पूछ रहे हैं तो मुझे लगता है कि नहीं, वहाँ पे ऑयल का प्रयोग नहीं करना चाहिए एज ए मात्रा बस्ती और अनुवासन बस्ती। सर, डी डिमर टेस्ट अगर 24,000 हो तो पेशेंट ठीक हो जाएगा? बिल्कुल गुलशन शर्मा जी, हो सकता है ठीक, यदि उसके सही ट्रीटमेंट उपलब्ध हो जाए तो हो सकता है। आयुर्वेद में इसके लिए वासा छार का प्रयोग, आरोग्यवर्धनी टैबलेट का प्रयोग, ऐसे कॉम्बिनेशंस का प्रयोग करते हैं। वो आप उसके लिए कंसल्ट करके आयुर्वेद चिकित्सक से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसके लिए और भी डिपेंड करता है कि पेशेंट की किडनी कंप्रोमाइज़ तो नहीं है। कई बार केसेस में देखने को मिलता है कि पेशेंट्स की किडनी कंप्रोमाइज़ होती है। ऐसे पेशेंट्स में रिकवरी के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं यदि डी डिमर इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो, या उसको हार्ट से संबंधित पहले से प्रॉब्लम है तो हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। स्वास्थ्य का चिंतामणि का रोल पूछना है सर, विशाल गोवर्धन पटेल। हाँ, स्वास्थ्य का चिंतामणि का रोल जहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है और उस कंडीशन में आप त्रिलोक चिंतामणि के साथ स्वास्थ्य का चिंतामणि, अभ्रक भस्म, इनका ऐड यदि करते हैं तो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और बहुत जल्दी के साथ, बहुत तेज़ी से जो ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो बहुत अच्छी मेडिसिन हैं आयुर्वेद में जो ऑक्सीजन लेवल को तुरंत बढ़ाती हैं। विद इन 1 आवर मेरे ऑक्सीजन लेवल बढ़ने शुरू हो जाता है। ऋषि वशिष्ठ जी, हर अवस्था में आए हुए पेशेंट को डे 1 निराहार रखना है सर, इवन वैन ऑन वेंटिलेटर? सर, वेंटिलेटर पर तो सर कोशिश करते हैं कि नहीं दिया जाए कुछ, जो सोया फीड मिल्क सोया मिल्क फीड दी जाती है या और भी कोई मिल्क दिया जाता है, तो हम कोशिश करते हैं कम से कम वो तो ना जाए। सिंपल ल्यूकवार्म वाटर और या सिद्ध जल ऐसा देना चाहिए। बहुत अच्छी रिकवरी होती है वेंटिलेटर पेशेंट्स में भी। यस।
ओके, अब बात करते हैं थोड़ा सा वैक्सीन के ऊपर। लोगों के क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं वैक्सीन के लिए क्या करना चाहिए, लगाना है कि नहीं लगाना है। तो पहली बात तो मैं कोई इस पर अथॉरिटी नहीं हूँ जो बताऊँ कि लगाना है कि नहीं लगाना है। ये आपका स्वतंत्र निर्णय है। सरकार ने भी आपके ऊपर स्वतंत्र छोड़ा हुआ है कि आपको वैक्सीन लगाना है या नहीं लगाना है। लेकिन वैक्सीन लगाने से पहले मेरे कुछ प्रश्न हैं, और हर रोगी को, हर व्यक्ति को जो वैक्सीन लगाना चाहता है वो इन प्रश्नों को अपने आप से भी पूछे, सरकार से भी पूछे, और जो डॉक्टर्स बोल रहे हैं लगाने के लिए उनसे भी पूछे। और यदि उसको उनके सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिलते हैं तो वैक्सीन लगाई जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन क्वेश्चंस क्या हैं, वैक्सीन के लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि लॉन्ग टर्म, क्योंकि अभी टाइम ही कितना हुआ है, क्योंकि अभी उसके ट्रायल ही एक तरीके से देखे जाएँ तो पूरे नहीं हुए हैं, और इमरजेंसी के आधार पर ही, इमरजेंसी परमिशन के आधार पर ही सबको रेगुलर बेसिस पे लगाना शुरू कर दिया गया। तो लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे। अब आप बोलोगे सर कैसे, वो तो बाद में पता चलेगा। हाँ, वही तो क्वेश्चन है कि आप देखिए कि जो मेडिसिन 5-5 साल 10-10 साल एनिमल ट्रायल होने के बाद और सारे ट्रायल होने के बाद जब आती है मार्केट में, तो वो 10 साल 15 साल तक बिजनेस करती है, और उसके बाद में फिर पता चलता है कि भाई इसके तो साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको फिर बंद कर दिया जाता है। आपने देखा होगा कई ऐसी मेडिसिन है जिनको ऐसा करना पड़ा। कई क्या, बहुत सारी हैं जो हर बार एक प्रोटोकॉल ही यही है। तो मुझे ये बताइए, समझ में नहीं आता है कि पहले कौन सी रिसर्च करी होती है इन्होंने 5 साल 10 साल तक, जब एक ड्रग को मार्केट में लाते हैं, जब ये बताते हैं कि भाई ये तो सेफ़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस पर हमने सारे ट्रायल कर लिए हैं, तो फिर अब क्यों इसमें साइड इफ़ेक्ट दिखाई दे रहे हैं। तो पहले किस प्रकार के ट्रायल हुए थे, पहले किस प्रकार की रिसर्च हुई थी। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है। तो उसके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे, किसी को भी जानकारी नहीं है। और दूसरा है कि एंटीबॉडीज़ कब तक वैक्सीन लगने के बाद बने रहेंगे, एंटीबॉडीज़ का क्या ड्यूरेशन है, कि वो हर 1 साल में ख़त्म हो जाएंगे, या 1 साल बाद फिर से हमें वैक्सीन, जैसे टेटेनस का इंजेक्शन लगता है, टीका लगता है, वैसे ही हम फिर से उसको फिर लगाना पड़ेगा या 1 साल बाद लगाना पड़ेगा। अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। यदि 1 से बाद 2 बार तो वैसे ही अभी लगाया जा रहा है। अभी ये भी कन्फ्यूज़न है कि पहला डोज फर्स्ट डे लगाया और फिर सेकेंड डे 28 डेज तक लगाने के अभी प्रोटोकॉल थे, लेकिन अभी कुछ न्यूज़ आ रही है कि भाई 3 मंथ्स के बाद लगाएंगे, या तीसरा डोज लगाने की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर अभी कुछ क्लियर ही नहीं है। सारे जो प्रयोग हैं वो अभी हो रहे हैं, इसको एक्चुअली ह्यूमन ट्रायल बोलते हैं, और ये हो रहा है। अभी कुछ पहले से क्लियर ही नहीं था। तो ये एक क्वेश्चन है कि एंटीबॉडीज़ कब तक बने रहते हैं, और वैक्सीन के कितने शॉट पेशेंट को लगवाने होंगे। एक लगवा लिया ये तो वही ट्रैप जैसा हो जाता है, फिर भाई 1 लगवाओ, 2 लगवाओ, 3 लगवाओ, फिर आपकी चॉइस है। मैं फिर वही बोल रहा हूँ। फुल ट्रायल वाला जो क्वेश्चन है वो भी इम्पोर्टेंट है कि एक वैक्सीन को निर्माण करने में कितना समय लगता है। आप लोग जाके पढ़िए, रिसर्च करिए इसके बारे में, तो पता चलेगा कितने सारी चीज़ों को बाईपास किया गया और इमरजेंसी के आधार पर इसको परमिशन दे दी गई और लगाया जा रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लास्ट ईयर हम देखेंगे तो कोविड-19 का इन्फेक्शन था, लेकिन पूरे साल भर और म्यूटेशन इतना ज़्यादा हुआ है इस वायरस में कि नए स्ट्रेन्स बन गए। आप देखिए अफ्रीका का स्ट्रेन जो है, यूके का स्ट्रेन है, ये काफ़ी ज़्यादा घातक सिद्ध हो रहा है अभी। और अभी हमारे देश में भी आप देखिए कि केसेस कितनी तेज़ी से बढ़ना शुरू हुए हैं। तो जब कोविड-19 का ये स्पेसिफिक हमें इम्यूनिटी दे रहा है, तो अब इतनी म्यूटेशन होकर स्ट्रेन बदल गया और दूसरा यदि वायरस आएगा तो आप उससे बच नहीं पाएंगे। अब बात आती है कि भाई हमने तो वैक्सीन से कितना हो सके, तो वैक्सीन 125 करोड़ लोगों को लगाना कितना बड़ा काम है, और कितनी जल्दी हो सकता है, कितना समय लगेगा, ये खुद कैलकुलेट करिए कि इतनी जल्दी पॉसिबल है क्या ये। और अभी ये महामारी का दौर चल रहा है, तो एक स्पेसिफिक कोविड-19 के लिए इतनी सारी तैयारी की जा रही है। लेकिन यदि म्यूटेशन होके स्ट्रेन चेंज हो रहा है, स्ट्रेन आ रहा है और आ चुका है, तो फिर उसके लिए क्या किया जाएगा, दूसरा वैक्सीन लगाया जाएगा। इट इज़ पॉसिबल कि फिर से 125 करोड़ लोगों को एक दूसरा वैक्सीन लगाया जाए जिसमें स्ट्रेन चेंज हो गया है, स्ट्रेन बन गया है नया। या यही वैक्सीन दूसरे स्ट्रेन पे काम करेगा क्या, ऐसा लगता तो नहीं है। इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा दिखाई तो नहीं देता है कि ऐसा कुछ करेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को चेंज कर रहा है। अभी उसको जो नाम दिया कोविड-19 दिया, अभी जो स्ट्रेन नया आएगा उसको हम दूसरा नाम देंगे। अभी यूके में एक नाम दिया गया है, आप देखिए, हम उसको और कोई नाम दे देंगे, कोविड-20 दे सकते हैं, कोविड-21 दे सकते हैं, और कोई नाम दे देंगे जो उसकी रिसर्च कर रहा है साइंटिस्ट, उसके नाम से रख देंगे। तो उस पर काम करेगा क्या?
पोस्ट वैक्सीन एक कॉम्प्लिकेशन देखने में मिल रहा है जिसमें थ्रोम्बस बन रहा है, जो कि सामान्यतः कोविड इन्फेक्शन होने के बाद भी देखने को मिल रहा है, जिसमें डी डिमर बढ़ा हुआ रहता है। तो आप देखेंगे कि वो पोस्ट कोविड भी देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारे पेशेंट्स उसके बाद भी कॉम्प्लिकेशन फेस कर रहे हैं, लेकिन सब में नहीं हो रहा है ऐसा, ये बात भी सही है। तो जब इन्फेक्शन होने के बाद भी वही लक्षण आने हैं और वैक्सीन लगने के बाद भी वही समस्याएं फेस करनी है यदि किसी को, तो फिर कितना उसका उपयोग है ये खुद आप स्वयं से पूछिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए। मुझे इसके मैं भी नहीं बोल सकता हूँ, सरकार भी नहीं बोल रही है कि लगाना है कि नहीं लगाना है, ये तो आपका खुद का डिसीजन है। लेकिन सरकार धीरे धीरे इन चीज़ों पर शिकंजा कस रही है कि भाई ये नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। तो वो आप अपनी चॉइस उसके अनुसार देखिए। ट्रायल अभी एक तरीके से चल ही रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट डोज लगेगा, फर्स्ट डोज के 28 डेज़ के बाद सेकेंड डोज लगेगा। अब 28 डेज़ के बाद लगेगा कि थर्ड डोज 3 मंथ के बाद लगेगा कि तीसरा शॉट लगेगा, अभी नई गाइडलाइन फिर आएंगी। ये तो एक एक्सपेरिमेंट चल ही रहे हैं, ट्रायल चल ही रही हैं एक्चुअली एक तरीके से। तो ये सारी चीज़ें हैं वैक्सीन के बारे में, जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें खुद से पूछना चाहिए। सरकार से भी पूछ सकते हैं, यदि कोई उत्तरदायी डॉक्टर है जो बोल रहे हैं कि भैया लगवाई लो लगवाई लो लगवाई लो, आप तो लगवाओ वैक्सीन, बहुत प्रेशर कर रहे हैं, तो उनसे भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और पूछिए। मुझे लगता है उनकी यदि उत्तर आपको मिलते हैं, आप सेटिस्फाइड होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको रिसर्च करके लाए गए हैं, लेकिन अभी रिसर्च कितने इफ़ेक्टिव है, क्योंकि इसके बारे में आपको आइडिया ही है कि किस तरीके से होती हैं, क्या होता है, पहले हुई रिसर्च जिन ड्रग्स पर वो फिर बंद क्यों हो जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसमें नहीं पढ़ते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने पूछे, इनके बारे में अपने आप से पूछ लीजिए तो आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी एक और सर्वसाधारण में समाज में पूरे भारत में एक लगभग ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि वैक्सीन मतलब कोई एक इंजेक्शन है, कोई दवाई है जिसको लगाने से कोविड इन्फेक्शन नहीं होगा। जैसे लाइक एंटीबायोटिक होता है कि भाई इसकी दवाई है, ये लगा लो, ये बैक्टीरिया की दवाई है, इसको लगाने से नहीं होगा। नहीं, वैक्सीन का मतलब क्या होता है? वैक्सीन का मतलब ही यही है कि उसके अंदर वायरस को सुप्तावस्था में या अर्ध सुप्तावस्था में डाला जाता है और वही आपको इंजेक्ट किया जाता है। ये कोई एंटीडोट नहीं है कि भाई इसका एंटीडोट लगा दिया अब आपको होगा नहीं। ये तो सिर्फ आपके इम्यून सिस्टम को सतर्क कर दिया जाता है कि भैया इससे आप नॉन हो जाओ, ये वायरस आएगा, तो आपकी सेना जो है तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से है। तो ये एक बड़ी गलत फहमी है लोगों की, भाई वैक्सीन। हाँ, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो उनको कोविड हो चुका है वो भी जाके वैक्सीन लगवा लेते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी आपके शरीर में बन गई हैं, तो फिर क्यों जाके वैक्सीन लगवा रहे हो? वैक्सीन लगवाने से पहले एंटीबॉडीज़ टेस्ट करवाए जा रहे हैं क्या? नहीं करवाए जा रहे हैं। सीआरपी लेवल चेक किया जा रहा है क्या? नहीं किया जा रहा है। इसीलिए कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। यदि रोगियों में जो कोमॉर्बिडिटीज़ के हैं उनमें खासकर कम से कम उनमें तो सीआरपी लेवल चेक करना चाहिए। और जिनको पहले कोविड हो चुका है वो भी जाके लगवा रहे हैं, डॉक्टर लगा भी रहे हैं, तो वो कम से कम एंटीबॉडीज़ तो चेक करें कि ज़रूरत है कि नहीं उनके। यदि उनके शरीर में एंटीबॉडी ऑलरेडी है तो फिर क्यों लगाना है? वैक्सीन का काम ही यही है। तो ये कुछ अनसुलझे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर मिलना बाकी हैं। यदि मिलते हैं तो उसके साथ में आप जा सकते हैं वैक्सीन, उसके साथ में आप निर्णय ले सकते हैं लगाना है कि नहीं लगाना है। मुझे लगता है आज का सेशन काफ़ी है। और भी कोई यदि क्वेश्चंस रह गए हों आप लोगों के तो आप यहाँ छोड़ सकते हैं बॉक्स में, हम उसके उत्तर देंगे। यदि किसी ने सुन नहीं पाया है, बार बार रिपीट आ रहा है, कोविड डाइट के बारे में बताएं या कोई मेडिसिन के बारे में बताएं, तो उसके लिए फेसबुक लाइव पर रहेगा और इसको शेयर भी कर देंगे। पिछला वीडियो भी आप जाके यदि देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर उपलब्ध है, ये भी यूट्यूब पर उपलब्ध हो जाएगा और फिर वहाँ से आप रेफ़र कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय।